हाँ जी एवरीवन, कैसी चल रही है तैयारी? पार्ट 1 देख लिया रिवीजन सीरीज़ का? आई होप आपने देख लिया होगा। यहाँ पर ये पार्ट 2 है। इसके अंदर जो आपकी ये वाली बुक है, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इसके जो भी सभी के सभी 10 चैप्टर्स आपके एग्जाम में इस बार आ रहे हैं, उन सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। बहुत ही काम की वीडियो है। आई होप आपने जो पार्ट 1 है वो देख लिया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम ये वाली जो हमारी बुक है इसको कंप्लीट करेंगे। 10 चैप्टर्स हैं। कोशिश रहेगी 1.5 से 2 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपका कंप्लीट करा दूं। सारे के सारे चैप्टर्स, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काम की प्लेलिस्ट है। सारी की सारी वीडियोस को देख लेना। उसमें मैप, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, कंटेंट पीपीटी प्रिपेयर करने में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। पूरे यहाँ पर बुक 1 के एज वेल एज बुक 2 के दोनों के कंबाइन करके मैं नोट्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको जो टेलीग्राम पे आपको नोट्स, वहाँ से आप ले लेना, पढ़ लेना नोट्स को, और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आराम से। चलिए, यहाँ पर हम समझते हैं। बाकी आपको ये वीडियो भी देखनी है, आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसको हम देखते हैं। तो देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये हम एक इम्पॉर्टेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पॉपुलेशन का, कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है लैंड का, उस पर कितने लोग रह रहे हैं। इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन पॉपुलेशन अपॉन एरिया। और ये वाला जो चैप्टर है, इस टाइप का जो टॉपिक है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमने अपनी जो बुक 1 है उसका जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ये बढ़ी है लास्ट 50 ईयर में। और अगर हम देखें 117 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर जो कि 1951 में थी, वो बढ़ के कितनी हो गई है? बढ़ के हो गई है यहाँ पर जो है 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर 2011 में। तो 1951 से 2011 में बढ़ गई है, अगर हम दोनों को देखें तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपके सामने मैप दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले जो हमारे स्टेट्स हैं मोस्टली, इनमें आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू दीज रीजन्स। ये माउंटेनियस हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। ठीक है, अगर हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक देखें तो अगला हमारा ये जो टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से पहले क्वेश्चन आ रखे हैं और इस बार भी आने के चांसेस है, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। सारे के सारे टॉपिक्स हम इंपॉर्टेंट जो होंगे वो हम कवर करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो रहा है, मतलब होता है यहाँ पर कि जो चेंज कितना आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब आपको पता होगा कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है, कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, तो वो होती है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये कैसे होगा? कल को देखो, नेचुरल भी हो सकता है, ये इंड्यूस्ड भी हो सकता है। नेचुरल में यहाँ पर हमारा बर्थ रेट आ जाते हैं, डेथ रेट आ जाएगा, इंड्यूस में आ जाएगा माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन इंड्यूस में आ जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ये पॉजिटिव भी ग्रोथ हो सकती है, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। और जो एनुअल रेट ऑफ इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो 1.64% है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो इंडिया की जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिली है, वो किस चीज़ के, मतलब जो इंडिया की जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन, किस चीज़ ने उसको इम्पैक्ट किया है? तो बर्थ रेट ने, डेथ रेट ने, जो रेट है माइग्रेशन का, उस इन सभी ने इम्पैक्ट किया है। और हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यानी कि एक ऐसा भी टाइम था जब पॉपुलेशन नेगेटिव में चल रही थी, उसके बाद वो स्टैगनेंट होगी, फिर वो बढ़ने लग जाएगी तेज़ी से, और उसके बाद बढ़ेगी, लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ेगी जिस रेट पे पहले वाले में बढ़ रही थी। तो हम 4 फेजेस के अंदर ग्रोथ देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन का कि किस प्रकार से ग्रोथ हुई है। तो पहला हमारा यहाँ पर फेज है 1901 से 1921। इसमें क्या था? इसमें पॉपुलेशन स्टैगनेंट थी, स्टेशनरी ग्रोथ थी। यानी जो पॉपुलेशन थी वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं रुकी हुई थी, स्टैगनेंट थी। और एक ऐसा भी टाइम था इसके अंदर 1911 से लेकर 1921, जब यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इस टाइम पे बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत हाई थे। क्यों? क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर ढंग से नहीं है, इलिटरेसी है,
इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है फूड सिस्टम का, अदर बेसिक नेसेसिटीज़ का, इसकी वजह से। उसके बाद हमारा दूसरा फेज आता है 1921 से लेकर 1951 का। इसमें पॉपुलेशन ग्रो जो थी वो थी स्टीडी। स्टीडी का मतलब होता है स्टेबल, स्थिर, यानी वो भी चेंज नहीं हो रही थी, वो भी स्टेबल थी। ठीक है, उस वाले में तो हमें थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही थी फेज वन में। यहाँ पर भी स्टीडी है, ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट थोड़े से कम होने स्टार्ट हो गए। क्यों कम होने स्टार्ट हो गए? क्योंकि इंप्रूवमेंट आ रहा है हेल्थ में, सैनिटेशन में, बेटर ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ रहा है, उसकी वजह से। फिर आता है हमारा फेज नंबर 3 1951 से 1981 का। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है भाई। अब हम यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बर्थ रेट हाई रहते हैं लेकिन जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो कम होने लग जाते हैं क्योंकि हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लेकर आ रहे हैं, सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस हम लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बढ़नी शुरू हो गई है। इससे जो लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, इस वजह से हम बोल सकते हैं। और जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो भी बढ़ने लग जाती है, यानी कि जो इंडिया की जो और नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से लोग इंडिया में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था 1951 से 1981 का फेज थ्री, जहाँ पर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है फेज नंबर फोर्थ। ये है 1981 से लेकर अभी तक जो चल रहा है। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हमारी डेथ रेट है वो भी कम है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई हैं, इंप्रूवमेंट आ रहा है हेल्थ के अंदर। और जो बर्थ रेट है वो भी लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यों बोल सकते हैं भाई क्यों हो रहा है बर्थ रेट यहाँ पर जो है लो? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है और जो एजुकेशन है फीमेल की उसमें भी हमें देखने को मिलता है इंप्रूवमेंट हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बर्थ रेट लो है। ठीक है, और जो डेथ रेट है वो भी लो है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीनों, अगर हम चारों फेजेस को समराइज में करूँ, तो पहला वाला फेज अगर हम देखें तो ये हमारा मान लो ग्राफ है, ये पॉजिटिव साइड है, ये हमारी नेगेटिव है। तो थोड़ी नेगेटिव देखने को मिलती है और यहाँ पर स्टेबल थी। उसके बाद फेज सेकंड में भी थोड़ी सी स्टेबल ही रहती है। ठीक है, फेज सेकंड में भी थोड़ी सी स्टेबल ही रहती है, यानी बढ़ नहीं रही थी हमारी पॉपुलेशन, स्टीडी रहती है। पहले में तो नेगेटिव, दूसरे में स्टीडी। उसके बाद एक साथ ही जंप आएगा पॉपुलेशन का, उसके बाद भी बढ़ेगी लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ेगी जिस रेट पे इस तरीके से जो बढ़ा है ना ये, इस रेट पे उस रेट पे नहीं बढ़ेगी। यानी जितनी तेजी से फेज थ्री में बढ़ रही थी फेज फोर में भी बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ, बढ़ रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो रेट था पहले का उससे थोड़ी सी कम रेट पे ये ग्रो हो रही है पॉपुलेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, एक और इसमें देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पॉपुलेशन डबलिंग का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का डबल हो जाना, कितना टाइम लगता है उसको पॉपुलेशन को डबल होने में, एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, उसके एनुअल ग्रोथ रेट से। उसके बाद रीजनल वेरिएशन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब हमने यहाँ पर ओवरऑल देख लिया कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, लेकिन हर स्टेट में हमें अलग पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ पर लो रेट ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू और हमारे स्टेट्स हैं बाकी के, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें हाई है। और जो ग्रोथ है अडोसेंट की, अडोसेंट कौन से एज ग्रुप का होता है? 10 से 19 का होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो शेयर है इनका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 20.9%, यानी पूरी जनता का 20.9% क्या है? अडोसेंट्स हैं। मेल अडोसेंट कितने हैं? 52.7% है। फीमेल कितनी है? 47.3%। देखो डेटा काफ़ी सारा है इस बुक के अंदर, जितना डेटा मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बता दे रहा हूँ पहले उतना संभाल लो, उतना याद कर लो, बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, इतना डेटा जो मैंने इसमें बताया वो इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि आज के एडोसेंट फेस कर रहे हैं, जैसे कि लोअर एट एज मैरिज, उसके बाद इलिटरेसी, पार्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल में ड्रॉप आउट्स होना, न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा नहीं लेना, और मैटरनल मोर्टेलिटी अडोसेंट्स की, अडोसेंट मदर्स की, एचआईवी, जो हाई रेट्स ऑफ एचआईवी एड्स इन्फेक्शन, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है, ड्रग अब्यूज़ है, अल्कोहलिज्म है, ज्यूवलिन डेलिंक्वेंसी है, मतलब कि कम एज में जो क्राइम कर देते हैं बच्चे, उस टाइप का, कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम है, कमिटेंस ऑफ क्राइम। इस तरीके से ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आज के हम बोल सकते हैं अडोसेंट्स फेस कर रहे हैं। ये उनके सामने चैलेंजेस हैं बहुत बड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पर पॉलिसीज़ ली हैं, जैसे कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। अब देखो नेशनल यूथ पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसका ये जो ड्राफ्ट है उसको रिव्यू करके हर साल इसका नया ड्राफ्ट लेकर आया जाता है। तो 1998 में ये पहली पॉलिसी आई थी।
उसके बाद 2003 में दूसरी पॉलिसी आई थी जिसके अंदर ओवरऑल ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उनकी बात की गई थी कि भाई हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, जो भी ये हमारे यूथ हैं, ठीक है, उनकी। बाकी 2014 में भी इसका नया ड्राफ्ट लाया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और यहाँ पर पॉलिसी लाई है, वो है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, स्किल को डेवलपमेंट करना है। 2015 के अंदर ये आती है, यानी कि जो स्किल है उसको डेवलप करना है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब देखो ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती है। ह्यूमन सेटलमेंट क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग होती है, यानी कि ह्यूमन बींग के रहने की जगह होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि लोग कहाँ पर रह रहे हैं। सेटलमेंट्स वैरी करेंगी भाई साइज़ में, टाइप में, कितने टाइप की हैं, कितने साइज़ की हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें दो टाइप की देखने को मिलती है, एक तो रूरल है और दूसरा अर्बन। अब यहाँ पर जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उसमें इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो रूरल गांव वाली, अर्बन शहर, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट्स में जो मेन काम होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी। अर्बन में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी चीज़ें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, सर्विस सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि देखो दोनों में कनेक्शन होता है कैसे। यहाँ पर जो सिटीज़ हैं वहाँ से क्या होगा, देखो जो यहाँ पर जो विलेजेस हैं उनसे रॉ मटेरियल आएगा कहाँ पर, सिटीज़ में। और सिटीज़ से जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो विलेजेस में जाएंगे। यानी कि विलेज हमें क्या दे रहे हैं, विलेज से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके वापस विलेज में भेजा जा रहा है, बिकॉज वो लोग भी तो कंज्यूम करेंगे। यानी दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं रूरल में, अर्बन में, किस तरीके से यहाँ पर ये सेटलमेंट्स हैं। उसके बाद जो सोशल रिलेशनशिप होती हैं, यानी कि जो एटीट्यूड होता है, वो जो होता है सोशल रिलेशनशिप, वो क्लोज होता है रूरल एरियाज़ में। अर्बन में ऐसा नहीं होता। देखो आपने सुना होगा ना कि आप अपने गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितने लोग आपको जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शहर में ऐसी चीज़ नहीं होती हैं। शहर में तो लोग अपने एक तरीके से काम रखते हैं, जिनको जानते हैं वो तो ठीक है। लेकिन गांव में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज होते हैं, आपस में लोग जानते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन ये अर्बन एरियाज़ में नहीं देखने को मिलता। वे ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है और सोशल रिलेशंस यहाँ पर फॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने प्रकार की हमारी रूरल सेटलमेंट्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। चार प्रकार की हमें देखने को मिलेंगी, क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड, न्यूक्लिएटेड एक ही है, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, हैमलेटेड, डिस्पर्स और आइसोलेटेड। एक ऐसा पॉइंट माइंड में रख लो जिससे आपको चारों की चारों याद हो जाएं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि भाई वो सेटलमेंट जो है रूरल सेटलमेंट वो कौन सी है, कौन से प्रकार की है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स और सिक्योरिटी फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि नेचर ऑफ टेरेन कैसा है, ऑल्टीट्यूड कितना है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। कहीं पर सपोज वाटर ज़्यादा मिल रहा है, भाई सारे और पार्टिकुलर उस वाले स्टेट में और कहीं नहीं मिल रहा वाटर, और मिल रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता लोग वहाँ बसेंगे जाके, तो वो बन जाएगा हमारा सेटलमेंट एक। कल्चरल और इथनिक फैक्टर्स होते हैं, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया। सिक्योरिटी फैक्टर्स होता है कि भाई हमें चोरों से, डकैत जो करते हैं यहाँ पर डकैती करते हैं, उन सब से हमें बचना है, रॉबरीज से। तो उसके लिए भी लोग अलग अलग सेटलमेंट को चूज़ करते हैं। पहला यहाँ पर हमारा क्लस्टर्ड सेटलमेंट आता है। अब देखो क्लस्टर्ड के अंदर क्या होंगे, जो गांव गांव के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे रूरल एरियाज़ में जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर घर बहुत पास पास होंगे एकदम, ठीक है। और इनके जो फार्म्स होंगे, पैस्टर्स होंगे, वो भी वहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े से सेपरेट होंगे। जहाँ पर उनका मेन एरिया है उससे थोड़े से सेपरेट ही होते हैं। शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर, यानी कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल इस तरीके से घर बने हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग घर बने हुए हैं, ठीक है। या फिर ये एक तरीके से लीनियर हो सकता है, एक ही लाइन में पैटर्न में बने हुए हैं इस तरीके से घर। या फिर ये रेडियल हो सकता है, मतलब सर्कल की फॉर्म में। इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट है इसकी सेटलमेंट की। ये हमें देखने को मिलेंगी चीज़ें, ये वाला टाइप का सेटलमेंट फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर हमें ये वाला टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। और जो पीपल हैं वो कॉम्पैक्ट विलेज में रहना चाहते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अभी हमने देखा सिक्योरिटी फैक्टर, वो कौन सा रीजन है, जैसे कि यहाँ पर जो सच एज इन बुंदेलखंड रीजन जो है सेंट्रल इंडिया का और नागालैंड में, यहाँ पर लोग इन सेटलमेंट में रहते हैं। क्यों, ताकि वो एक तरीके से जो यहाँ पर चोर वगैरह हैं उनसे बच सकें, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और राजस्थान में ऐसी सेटलमेंट क्यों हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वाटर की कमी है। जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल मिल रहा है वहाँ पर ये लोग ऐसी सेटलमेंट डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है। अब देखो ये वो सेटलमेंट है जो कि क्लस्टर्ड बनने ही वाली हैं, उसकी आधी हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेन एरिया होता है उस विलेज का, वहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनका दबदबा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जिनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में।
बाकी जो यहाँ पर और यहाँ पर लोग रहने आते हैं वो लोग होते हैं जो एक तरीके से जिनको यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि वो वहाँ पर रहें, ठीक है, और उनको दूसरे विलेज से भगा दिया जाता है दूसरे एरिया से, इसलिए उनको मजबूरी में वहाँ पर रहना पड़ता है। और यहाँ पर एक तरीके से कौन कौन से लोग आते हैं, तो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी जो मीनियल वर्कर्स हैं वो आते हैं, या फिर लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको हम बोल सकते हैं, तो उनको रहने पे मजबूर किया जाता है कि वो वहाँ पर रहें। और ये हमें देखने को मिलेंगे ऐसे वाइड स्प्रेड प्लेन में एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के प्लेन में, और जो कुछ पार्ट है राजस्थान का वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हैमलेटेड सेटलमेंट। तो हैमलेटेड सेटलमेंट्स एक तरीके से कौन सी सेटलमेंट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कोई सेटलमेंट है, मान लो एक पर्टिकुलर गांव है, उसके अंदर अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं भाई ये इस कास्ट का मोहल्ला है, ठीक है, इसमें इसी जाट लोग रहते हैं सारे के सारे, ये भाई इनका मोहल्ला है, ये कुम्हार का मोहल्ला है, यहाँ पर सारे वो लोग रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पर हमें वही पर्टिकुलर एक तरीके से कास्ट के रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, हम मोहल्ले टाइप कह सकते हैं। तो सेवरल यूनिट्स में डिवाइड होते हैं यहाँ पर, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग ए कॉमन नेम, जैसे कि पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धनी एटसेट्रा। इस नाम से हमें ये कुछ देखने को मिलेंगे, यूनिट्स होती हैं, फिजिकली सेपरेट होती हैं ये एक दूसरे से। उसके बाद ये जो हमें देखने को मिलेगा ये मोटिवेटेड बाय सोशल और इथनिक फैक्टर्स, सोशल और इथनिक फैक्टर से देखने को मिलेगा। मोस्टली कास्ट वाला हमें टाइप का ज़्यादा देखने को मिलता है। और कहाँ पर मिलेंगे ये, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज। उसके बाद है डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स वाले में मतलब आइसोलेटेड, दूर दूर घर देखने को मिलेंगे, पास नहीं। क्लस्टर्ड वाले का पूरा उल्टा, एक घर यहाँ पर है तो एक बहुत दूर होगा। ये आपको ऐसे एरिया में देखने को मिलेगा, जंगल वाला एरिया है, हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, हाईलैंड वाला एरिया है, जैसे कि मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो ये इंडिया का अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, ठीक है। बाकी ये जो एरियाज है जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है सदर्न इंडिया में, वहाँ पर हमें ऐसी सेटलमेंट देखने को मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर हमने चारों टाइप की सेटलमेंट्स कवर कर ली हैं, जो भी यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कई बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, उन फैक्चुअल चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, उसकी कोई टेक्निक नहीं है। कैसे याद करोगे, जितनी बार आप उसको लिखोगे अपनी कॉपी में या फिर जितनी बार आप उसको रिमेंबर करोगे उतनी तरीके से आपको याद होता चला जाएगा। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, क्योंकि सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो हमें जो टाउन्स है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, काफ़ी सारे टाउन्स हैं। उस टाइम पे भी काफ़ी टाउन थे, और उनका जो इवोल्यूशन है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि भाई कितना इनका इवोल्यूशन हुआ है, उसके बेसिस पे हम टाउन्स को क्लासीफाई करते हैं, एंशंट टाउन, मेडिवल टाउन, मॉडर्न टाउन्स। एंशंट टाउन्स जो कि डेवलप हुए थे एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, जैसे कि वाराणसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स, प्रयाग हमने देखा है, इलाहाबाद, पाटलिपुत्रा, मदुरई, ये सब हमने अपनी जो एंशंट हिस्ट्री अगर आपके पास है, हिस्ट्री है तो वहाँ पर हमने पढ़ रखा है। फिर मेडिवल टाउन्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर मुगल्स आ रहे हैं तो उनकी जो भी प्रिंसिपैलिटीज़ है, उनकी किंगडम है, उनके जो हेडक्वार्टर हैं, कैपिटल हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टाउन डेवलप होते हैं, जैसे कि दिल्ली बनेगा, लखनऊ, आगरा, नागपुर, जयपुर। इन सभी के दो तीन एग्जाम्पल याद कर लेना। मॉडर्न टाउन्स बाद में यहाँ पर अंग्रेज इंडिया में आते हैं और वो कई सारे ट्रेडिंग पोर्ट सेटअप करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, प्रेजेंट डे पुडुचेरी। और तीन यहाँ पर प्रिंसिपल नोट्स थे, यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो इंडिया का मैप ये रहा, तो चेन्नई, हेयर कोलकाता, यहाँ पर मुंबई, इन तीनों को एक तरीके से डेवलप करते हैं ये। और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रेड हो रहा था, अंग्रेज यहाँ पर ये काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई सारे टाउन्स और डेवलप होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनेंगे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, जैसे कि चंडीगढ़, ये मोस्टली कैपिटल हैं स्टेट्स की, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। उसके बाद यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर बनेंगे, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, सिंदरी, बरौनी एंड सम। यहाँ पर ओल्ड टाउन्स डेवलप होते हैं एज अ सैटेलाइट टाउन्स। सैटेलाइट टाउन्स वो टाउन होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर बड़ी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अराउंड जो टाउन्स डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो जो अराउंड दिल्ली, दिल्ली के अराउंड कई सारे यहाँ पर टाउन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये सभी के सभी सैटेलाइट टाउन्स हैं। इनकी खुद की म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी होती है। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर आपकी बुक में फंक्शनल क्लासिफिकेशन दे रखा है टाउन्स का, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना। मतलब जो मैंने यहाँ पर बता रहा है उसके बता रखा है उसी उसी के बारे में आपको पढ़ना है।
हर टाउन के आपको एटलीस्ट यहाँ पर कुछ जो नेम है वो माइंड में रख लेना, बिकॉज एमसीक्यू बन सकता है कि भाई जो भिलाई है वो कौन सा टाउन है, वो इंडस्ट्रियल है, माइनिंग है, रिलीजियस एंड कल्चरल है, तो एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल टाउन नाम से समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर फेमस है ये टाउन्स, तो मुंबई, सालेम, कोइम्बटोरे, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई। माइनिंग टाउन्स, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, रानीगंज, झरिया, दिग्बोई, अनकालेश्वर, सिंगरौली एटसेट्रा। रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स है वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सभी के सभी यहाँ पर क्या होता है, रिलीजियस और यहाँ पर जो कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो जो क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में वो 3 प्रकार का है। पहला है खरीफ सीजन, उसके बाद राबी, उसके बाद यहाँ पर है रबी सीजन, उसके बाद यहाँ पर जायद जायद सीजन। तो देखो ये सोन किया जाता है, मतलब इसको एक तरीके से बोया कब जाएगा, जून, और काटा कब जाएगा इसको, यानी कि सोन टू हार्वेस्ट, जून टू सितंबर। लेकिन हम राबी सीजन को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्टूबर टू मार्च यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और जो जायद हमारा ये जो सीज़न है इसमें अप्रैल टू जून, ये इनका टाइम पीरियड है हार्वेस्ट का, सॉन का और हार्वेस्ट का, यानी कि कब इनको बोया जा रहा है और कब इनको काटा जा रहा है। उसके बाद क्रॉप्स यहाँ पर आप याद कर लेना, राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंडनट, अरहर, ये खरीफ सीजन के अंदर आती हैं। इस वाले के अंदर आती हैं वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स, चिकपी। उसके बाद यहाँ पर जायद के अंदर कौन कौन सी आती है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन, और टाइम आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ऐसा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ा है ये हमें साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में आप खुद ही देखो, हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप अवेलेबल होती है। तो कोई ऐसी क्रॉप है जो कि नॉर्थ इंडिया में जिसको धूप की यहाँ पर ज़रूरत है, और किसी पर्टिकुलर एरिया में उसी को किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको अच्छी धूप मिल रही है, तो वो उसी टाइम पे यहाँ पर उगेगी वो क्रॉप। लेकिन अगर साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, एक क्रॉप यहाँ पर तीन, मतलब एक जो क्रॉप का पूरा साल होता है उसमें वो एक क्रॉप 3 बार उग सकती है साउथ इंडिया में, बिकॉज यहाँ पर अच्छी यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल होती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, वो है वाटर, अगर वाटर मिल जाए तो वो उग सकती है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का कोई डिस्टिंक्शन क्रॉपिंग सीजन का जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वो नहीं मिलता कहाँ पर, साउथ इंडिया में। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर हाई इनफ होता है ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पीरियड इन दी ईयर, प्रोवाइडेड दी सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। अब फार्मिंग हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फार्मिंग को, पहला है इरीगेटेड, दूसरा रेन फेड। इरीगेटेड जहाँ पर इरीगेशन हो रहा है, और जहाँ पर रेन फेड वाला वो जहाँ पर हम किसके लिए डिपेंड, मतलब किस पे डिपेंड है, रेन पे, बारिश पे डिपेंड है। किसके लिए, इरीगेशन के लिए, मतलब जो हमें अपनी एक तरीके से सिंचाई करनी है, पानी देना है क्रॉप्स में, उस पर हम बारिश जो है उसके लिए उसके ऊपर ही निर्भर है। इरीगेटेड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। यहाँ पर ही समझा देता हूँ क्या होता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन है यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर वाटर को, मतलब जो क्रॉप है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कि सपोज कोई एक क्रॉप है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट है और उसको पानी कम मिल रहा है, तो उसको पानी दिया जाएगा ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके कि भाई पानी की डेफिशिएंसी ना हो जाए, उसको उसे पानी मिले ताकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें हों। लेकिन प्रोडक्टिव में क्या होता है, प्रोडक्टिव के अंदर पानी अवेलेबल होता है क्रॉप को, लेकिन इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्रॉप को हम और ज़्यादा पानी इसमें दे देते हैं, इसलिए जो पानी जो है वो ज़्यादा होता है प्रोडक्टिव वाले में एज़ कम्पेयर टू प्रोटेक्टिव। ठीक है, उसके बाद रेन फैट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्राई लैंड और वेट लैंड में। ड्राई लैंड कौन सा वाला हो गया हमारा, ड्राई लैंड जहाँ पर हमारी एक तरीके से वो हो रही हैं जो क्रॉप्स जहाँ पर जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती हैं। ठीक है, जैसे कि बाजरा, बाजरा को यहाँ पर क्या चाहिए, जो बाजरा है उसको एक तरीके से लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। वेटलैंड कौन सी हो गई, जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती हैं, जहाँ पर जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती हैं, जैसे कि सुगर केन हो गया, जूट, राइस। ठीक है, ये सभी। उसके बाद फूड ग्रेन्स हम देखते हैं, फूड ग्रेन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सीरियल्स है और उसके बाद पल्सेस है। फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया कंट्री में। फूड ग्रेन्स डोमिनेंट क्रॉप होती है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि देखो फूड ग्रेन्स डोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीके से भले ही वो सब्सिस्टेंस के लिए हो या फिर एग्रीकल्चरल जो कमर्शियल हम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से खुद खाने के लिए और बेचने के लिए हो, लेकिन तब भी मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो हमारे लिए डोमिनेंट क्रॉप्स हैं, बिकॉज इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 2/3 अगर हम देखें टोटल क्रॉप एरिया, वो फूड ग्रेन ही ऑक्यूपाई करता है 2/3 एरिया, जितनी भी क्रॉप होती है इंडिया में उनका फूड ग्रेन्स ही 2/3, ठीक है, हिस्सा एक तरीके से ऑक्यूपाई खुद करता है। अब हम पढ़ेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में, तो हमारा पहला पार्ट होगा सीरियल्स, सारे के सारे सीरियल्स हम देखेंगे यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पल्सेस पर जाएंगे।
तो सीरियल्स की अगर हम बात करें तो देखो इस वाले सेक्शन में जो अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्रॉप्स आएंगी, उनकी फैक्चुअल चीज़ें उनमें आपको देखने को मिलेंगी, कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, कितना यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है, उतना आपको याद तो रखना पड़ेगा। तो जो सीरियल्स है वो ऑक्यूपाई करता है 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इंडिया में। जो कंट्री है वो प्रोड्यूस करती है 11% सीरियल ऑफ द वर्ल्ड, और थर्ड रैंक है इंडिया की आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और इंडिया प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ सीरियल्स, जैसे कि जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज फाइन ग्रेन्स, जैसे कि राइस, व्हीट, और कोर्स ग्रेन जोवार, बाजरा, मेज, रागी। ठीक है, तो इंडिया प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ सीरियल्स, तीसरी रैंक है 54% टोटल क्रॉप एरिया का, जो अभी हम यहाँ पर बोल रहे थे। ठीक है, 54% उसमें हमें सीरियल देखने को मिलते हैं, 54% टोटल क्रॉप एरिया का। उसके बाद यहाँ पर हम बारी बारी पढ़ेंगे अब कौन सी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं। इसमें राइस आएगा, वीट आएगा, जोवार, बाजरा, मेज आएगा, फिर पल्सेस के ऊपर हम जाएंगे। तो राइस से हम स्टार्ट करते हैं। फैक्चुअल चीज़ें फटाफट से यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, आप रीडिंग मारोगे खुद से समझ में आ जाएगा। राइस स्टैपल फूड है, स्टैपल का मतलब जिसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ईट करते हैं। 3000 यानी कि 3000 वराइटीज़ विच आर ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो 3000 इसकी जो वैरायटी है उनको ग्रो किया जाता है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, अलग अलग जगह पे। और जो इरीगेटेड एरियाज है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नदर्न राजस्थान और साउथ स्टेट में, इन सदर्न स्टेट और वेस्ट बंगाल में क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ कर देती है कि 2 से 3 जो क्रॉप है राइस की वो एग्रीकल्चरल ईयर में हो जाएं, यानी उग जाती हैं इन पर्टिकुलर स्टेट में। और जो वेस्ट बंगाल के फार्मर ग्रो करते हैं 3 टाइप की क्रॉप राइस की, इनको बोलते हैं औस, अमान और बोरो। उसके बाद ये देखो जो हिमालयाज और जो नॉर्थ वेस्ट है, इसमें ये एक तरीके से क्या है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप हमने इसके बारे में पढ़ा था अभी। ठीक है, खरीफ क्रॉप कौन सा, गर्मी वाला, तो गर्मी से आपको याद रखना है गर्मी वाला। उसके बाद इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 22.07% राइस प्रोडक्शन का इन दी वर्ल्ड, और रैंक करता है सेकंड आफ्टर चाइना, किसमें, प्रोडक्शन में, 2018 के यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग। और 1/4 है किसका, टोटल क्रॉप एरिया, तो टोटल क्रॉप एरिया का 1/4 है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, देखो ये हमारा मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, मैप की वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि यहाँ से मैप बन जाएगा। तो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ये लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कंट्री के अंदर। उसके बाद वीट है, वीट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है 12.8% टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड 2017 के अकॉर्डिंग। राबी क्रॉप है, सर्दी वाली, 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री अंडर वीट कल्टीवेशन है, टोटल 14%। और ये कौन कौन से यहाँ पर हैं हमारे, और ये भी स्टैपल है। ठीक है, इसको हमें इसके बिना तो हम रह नहीं सकते ना, रोटी चावल के बिना तो रह नहीं सकते हैं, तो हमें तो वीट और चावल तो चाहिए। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वीट के। उसके बाद जोवार आता है हमारा हमारा यहाँ पर जोवार, तो 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया है। और यहाँ पर महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा जहाँ पर होती है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में। बाजरा आता है, उसके बाद बाजरा यहाँ पर होता है हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का उसके अंदर। 5.2% टोटल क्रॉप एरिया है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, यानी कि देखो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्रॉप के बारे में, कितना वो परसेंट ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितना परसेंट टोटल क्रॉप एरिया का वो है, कितनी यानी प्रोडक्शन हो रही है, कितने परसेंट उसकी। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स, ये 3 पॉइंट सभी के याद रख लेना। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। मेज़, मेज़ यहाँ पर फूड क्रॉप है अंडर सेमी एरिड, यानी कि जो सूखा टाइप होता है एरिया क्लाइमेटिक कंडीशंस में होती है, 3.6% है, यानी थोड़ा कम है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से मेज़ के, मक्का के, वो है यहाँ पर कर्नाटका, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड यूपी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पल्सेस आ गए। पल्सेस आपकी मम्मी बोलती थी पहले, भाई दाल खा लो, दाल खा लो, उसमें प्रोटीन होती है, लेकिन आप नहीं खाया करते थे। ठीक है, रिच सोर्स है प्रोटीन का, आपको पता होगा। लेग्यूम क्रॉप है, ये क्या करता है, ये नेचुरल जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उसको यहाँ पर अमोनिया, ठीक है, अमोनिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद 11% जो है टोटल क्रॉप एरिया का है। कल्टीवेशन पल्सेस की कहाँ पर होती है, ड्राई लैंड्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल प्लेट्यूज एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो माइंड में बना लिया करो, डेक्कन हमारा ये वाला रीजन, ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू ये वाला रीजन, ऊपर वाला पार्ट ही बना ही देता हूँ चलो। उसके बाद यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये देखने को मिलती है दालें।
उसके बाद फाइबर क्रॉप्स आते हैं। फाइबर क्रॉप्स जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। बैग्स हो गए, क्लोथ हो गए, सैक्स मतलब बोरियां, बोरी को प्रिपेयर करने में। उसके बाद नंबर ऑफ अदर आइटम, कॉटन एंड जूट, टू मेन फाइबर क्रॉप्स इंडिया में जिनकी ग्रोथ होती है। कॉटन और जूट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रोन किया जाता है इसको खरीफ सीजन में सेमी एरिड एरियाज में। रैंक सेकंड है वर्ल्ड में इंडी किसमें, प्रोडक्शन में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, किसके बाद, चाइना के बाद। चाइना यहाँ पर, चाइना फर्स्ट नंबर पे है। कॉटन ऑक्यूपाई करता है 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया कंट्री में। लीडिंग प्रोड्यूसर ज़्यादा आते हैं हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट की अगर हम बात करें तो जूट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर कोई भी कपड़ा बनाना है, बोरी हो, बैग हो गए, बोरी, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। कैश क्रॉप है वेस्ट बंगाल के अंदर, कैश क्रॉप्स जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सब्सिस्टेंस के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। ठीक है। और एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। इंडिया प्रोड्यूस करता है 3/5, कितना, 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल, खुद वेस्ट बंगाल अगर हम देखें, वर्ल्ड की तो हमने बात कर ली, वर्ल्ड की 3/5 और वेस्ट बंगाल 3/4, ठीक है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पर जूट कंट्री के अंदर। बिहार और आसम भी अदर जूट ग्रोइंग एरियाज़ हैं और यहाँ पर इसका जो टोटल क्रॉप एरिया है वो बहुत कम है। उसके बाद हमारी प्लांटेशन क्रॉप आ जाती हैं। प्लांटेशन क्रॉप यहाँ पर टी है, प्लांटेशन क्रॉप है। इनको अंग्रेज, एक तरीके से अंग्रेज ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। 21.22% यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन होती है। सेकंड है इंडिया टी एक्सपोर्टिंग कंट्री में। आसम में ही मोस्टली हमें, इंडिया की आसम में ही 53.2% यहाँ पर ग्रोथ करता है, मतलब कल्टीवेशन करता है आसम 53.2% टी की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु भी अदर टी प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद कॉफ़ी की बात करें, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। 3 वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी होती हैं, अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, लिबेरिका। उसके बाद कॉफ़ी कल्टीवेट की जाती है इन दी हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट। हाईलैंड मतलब हिली एरिया, स्लोप वाला। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका खुद अलोन अकाउंट करता है मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। यानी कि टी में जैसे आसम फेमस है टी के लिए, वैसे यहाँ पर क्या कौन फेमस है, कर्नाटका। ठीक है, फॉर कॉफ़ी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्टिकुलर दो का उठ के या फिर पूरा का पूरा पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर में, तो इनको आप खुद ही एक तरीके से समझ पाओगे और इसमें मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देखते हो, खुद ही पढ़ते हो न्यूज़ वगैरह में, आपको पता ही है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे किसान फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे भी। तो वो है डिपेंडेंस है कि भाई इराटिक मानसून। इराटिक का मतलब वो चीज़ जो एक तरीके से यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको हम बता ही नहीं सकते भाई ये कल को बारिश आएगी भी या नहीं आएगी, या मानसून अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इंडेप्टनेस, यहाँ पर कर्जा है, पैसे नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। फार्म का जो साइज़ है, लैंड का जो साइज़ है वो बहुत छोटा सा लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा बहुत कम है। पूरे साल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही। कमर्शलाइजेशन जो है वो भी एक तरीके से नहीं हो पा रहा है ढंग से, मतलब जो कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सब्सिस्टेंस वाली क्रॉप ही हम ग्रो कर रहे हैं। कैश क्रॉप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। जो कल्टीवेबल लैंड है उसकी डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट से, बाकी पॉज मार के रीड को पॉज मार के एक बार रीड कर लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखो, डिपेंडेंस है इराटिक मानसून पे। इंडिया यहाँ पर इरीगेशन कवर करता है 33%, यानी 33% एरिया पर ही यहाँ पर जो कल्टिवेटेड एरिया है वहाँ पर ही इरीगेशन हो रहा है। बाकी का जो बचा हुआ है वो रेन पे ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, बारिश पे ही डिपेंड है। पुअर परफॉर्मेंस है साउथ वेस्ट मानसून की, मानसून ढंग से नहीं आ रहा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद जो देखो राजस्थान में रेनफॉल जो है, और जो यहाँ पर रेनफॉल इन राजस्थान और जो अदर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर एक तरीके से टू मीगर एंड हाईली अनरिलायबल, यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर तो ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर तो रेनफॉल आती ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो वो एरियाज़ जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, वो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पर मानसून फेल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अच्छी बारिश नहीं हो पाती। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड भी आ जाता है, तो फ्लड भी हमारे क्रॉप के लिए बेकार है। तो मानसून पे डिपेंड है, आप खुद ही अपने वर्ड्स में इसको लिख पाओगे। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि कितनी ईल्ड हो रही है, यानी कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल। पर हेक्टेयर आउटपुट भी बहुत कम है हमारा। लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि लेबर ढंग से, मतलब एक तरीके से जो लेबर कितना काम कर रही है उसकी प्रोडक्टिविटी भी अगर हम देखें कि वो दिन भर में कितना काम करती है, वो भी बहुत कम है इंडिया में। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, कर्जा है यहाँ पर। तो इसको अगर हम देखें तो जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, मतलब जो भी आजकल की मशीन्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं।
पुअर प्रॉब्लम है मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए, वो खरीद नहीं सकते। उनकी यहाँ पर सेविंग ही कितनी सी होती है, वो खुद ही अपना खर्चा मुश्किल से चला पाते हैं। इन्हें उधार लेना पड़ता है मनी लेंडर से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। एक तरीके से वो फिर बाद में इनकी क्रॉप फेल भी अगर कभी बाई चांस हो गई और इनको लो रिटर्न मिला एग्रीकल्चर से, उसकी वजह से ये कर्जे की साइकिल में दब जाते हैं। ठीक है, फिर जो डैप ट्रैप आपने सुना होगा, डैप ट्रैप कर्जे की साइकिल ये चलती रहती है इनकी। उसके बाद यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं है, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, महलवारी, रेओटवारी, जमींदारी जैसी जो एक्सप्लोटेटिव यहाँ पर जो रिवेन्यू सिस्टम्स है इनको लाया उन्होंने। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। बाद में बोला जा रहा था भाई हम यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लेकिन ढंग से रिफॉर्म्स लाए नहीं गए, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है। उसके बाद जो लैंड का साइज़ है वो बहुत छोटा है और फ्रेगमेंटेड है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनइकोनॉमिक है ये सारी चीज़ें। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड पे डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो साइज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आपने सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर उन्हें काम मिल रहा होता है, बाकी उन्हें काम भी नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कि खाली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, उनके पास इतने इनफ लैंड रिसोर्स भी नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सकें अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। ठीक है, तो एक तरीके से जो कमर्शियलाइजेशन है, इसका मतलब कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनके लिए चाहिए हमें मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमें मशीन्स चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, हमें वो पॉसिबल हो पाएगा इरीगेटेड एरियाज़ पे। ठीक है, तो अगर हमें कमर्शियलाइजेशन लेकर आना है, यानी कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो फॉर दैट उन्हें पैसा दो फार्मर्स को, ताकि वो ऐसे मॉडर्न इनपुट्स को खरीदें और इरीगेशन की फैसिलिटी को वो खुद भी एक तरीके से अपने लिए अडॉप्ट करें उसको, और अच्छे से कल्टीवेशन करें। उसके बाद डिग्रेडेशन है कल्टीवेबल लैंड का, यानी कि जो जो लैंड रिसोर्स है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। एल्कलाइजेशन हो रहा है, सेलेनाइजेशन हो रहा है सॉइल्स का, यानी कि अल्कनाइन अल्कलाइन बन रही है सॉइल। ठीक है, मतलब कि जो बेसिक बन रही है, और यहाँ पर सलाइन बन रही है, सलाइन का मतलब खारा। जो सॉइल की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है उसमें, सॉइल जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है सॉइल के अंदर। और वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव, ये सभी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और यहाँ पर जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक अमाउंट का सॉइल प्रोफाइल में वो बढ़ता जा रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो यानी कि जो हमारा लैंड है वो भी डिग्रेड होता जा रहा है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। जो डिग्रेडेशन हो रहा है हमारा लैंड का वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर। मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है, वो चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वाटर रिसोर्सेज करके, तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखो वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो वाटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वाटर की डिमांड है वो काफ़ी दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से। और यहाँ पर जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है वो पल्यूट होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स मतलब लिक्विड लिक्विड वेस्ट। तो उसकी वजह से जो वाटर है उसकी जो यहाँ पर एक तरीके से वो पल्यूट होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि कैसे डिटोरिएट हो रही है वाटर की क्वालिटी, तो हम देखें वाटर पल्यूट हो रहा है बिकॉज जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि केमिकल, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सभी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वाटर को पल्यूट करते हैं। केमिकल और जो इंडस्ट्रियल अदर वेस्ट होते हैं ये भी डिटोरिएट कर रहे हैं यहाँ पर जो क्वालिटी है वाटर की, और उसको अनफिट बना देते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, आई होप आप इसको समझ पाओगे, आपको पता ही होगा। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये सभी। अब देखो यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, सपोज कोई सीवरेज या फिर कोई वेस्ट है उसको पानी में, रिवर में छोड़ दिया। ठीक है, अब वो पानी क्या करेगा, एक तरीके से वो यहाँ पर लोग उसको पियेंगे, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा वाटर का। मतलब एक तरीके से उसको अगर यहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो बीमारियाँ तो होंगी, लेकिन वो यहाँ पर क्या करेगा, एक तरीके से वो एंटर करेगा लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, ओशन में। उसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन तो होगा वाटर का। अब वहाँ पर जो एक्वेटिक सिस्टम है, यानी कि जो यहाँ पर जल में रहने वाले यहाँ पर हमारे जीव जंतु हैं, वो यहाँ पर परेशान होंगे, अफेक्ट होंगे। ठीक है, और ग्राउंड वाटर भी यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से पल्यूट होगा। गंगा यमुना दो हाईली पल्यूटेड रिवर्स हैं कंट्री के अंदर। तो देखो ज्योग्राफी हमारी जो ये वाली बुक है ना इंडिया की, इसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर्स आपको दे रखे हैं जो कि कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। आप यहाँ पर रोज इनके बारे में सुनते हो, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इनके बारे में तो आप खुद से अपने माइंड से बना के पॉइंट्स की भाई हाँ यहाँ आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, आप आराम से इनके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप खुद ही देखते हो, खुद ही नोटिस करते हो, इनके बारे में सुनते रहते हो, ये हमारे आसपास हो रही हैं। ठीक है, आप देखो पढ़ने बैठते हो तो ये मत समझना हम क्या पढ़ने बैठ रहे हैं। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है, हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स अभी पढ़ा। अब देखो
वो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, तो हम कहाँ पर रह रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में हैं, पॉल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर हमारी खेती किस प्रकार की हो रही है, हमारे किसान कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सभी के सभी चीज़ें हमारे आम जो दिनचर्या है हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें वाटर कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट है इसको अगर हम देखें, तो इंडिया ने जो है एक तरीके से इंडिया को क्विक स्टेप लेने पड़ेंगे और इफेक्टिव पॉलिसीज़ तो बनानी पड़ेंगी भाई। ठीक है। ताकि यहाँ पर जो वाटर पोल्यूशन है उसको यहाँ पर हम कम कर सकें, जो वाटर का कंजर्वेशन करें और उसका मैनेजमेंट करें, उसका पोल्यूशन कम करें। और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने अडॉप्ट कर रखा है इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, यानी कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब वो चारों तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन है, वाटर शेड डेवलपमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। क्या मुझे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा आपको? वैसे मैं बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको पता ही होगा इसके बारे में तो। ठीक है। यहाँ पर जो प्रिवेंशन है वाटर पोल्यूशन का, इस पर हम बात करते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। तो यहाँ पर जो प्लेन है हमारा रिवर वाटर, अब देखो प्लेन्स के अंदर जो रिवर वाटर है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, इरीगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर जो ड्रेन्स है वो यहाँ पर क्या करती हैं, कैरी करती हैं एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, डोमेस्टिक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, एफ्लुएंट्स, ये ज्वाइन करते हैं रिवर को। ठीक है। ऑर्गेनिक और जो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन होता है ये भी एक मेन सोर्स है। और जो यमुना रिवर है मोस्ट पोल्यूटेड है यहाँ पर इन दी कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। और अदर यहाँ पर और भी रिवर दे रखी है, यहाँ पर आप एक बार देख लो कौन कौन सी रिवर है, साबरमती हो गई, गोमती हो गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काली हो गई, अदयार यहाँ पर है। ठीक है। कोम रिवर है हमारी यहाँ पर, और वैगाई है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी रिवर है, मूसी रिवर है। तो ये सभी की सभी है, गंगा, ये तो यहाँ पर हम इसको तो छोड़ ही नहीं सकते गंगा को। ठीक है। तो ये सभी की सभी रिवर्स हैं जो कि हाईली पोल्यूटेड हैं। क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, देखो कई सारे फैक्टर्स हैं। जब यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हमने नहीं लिए, हमने लिए हैं जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वाटर सैस एक्ट 1977 का। ये सभी हमने लिए तो हैं, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है। ये प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी कि यार देखो कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है वाटर पोल्यूशन से। तभी यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, जो ये सभी चीज़ें हैं, ये जो वाटर पोल्यूशन है इसको रोक पाएंगे। ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रोविजंस तो लिए हैं लेकिन इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इन पर हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर लोग संभलें। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर पार्ट है रिसाइकल और रीयूज़ ऑफ वाटर। इसमें क्या है कि जो वाटर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वाटर का रिसाइकल करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना हमें। जो वेस्ट वाटर अगर हमारा हो भी रहा है, ठीक है, मतलब जो वेस्ट वाटर हम जो भी आम अपनी ज़िंदगी में वाटर को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उसको रीयूज़ कर लो, उसको रिसाइकल कर लो। वो कैसे, वाटर जैसे कि बाथिंग और वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के बाद जो पानी बच जाता है, मतलब जो बेकार पानी है बर्तन धोने वाला या फिर नहाने वाला जो हमारा पानी होता है, उसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। भाई पाइप लगा के तो यार अपने कार को धो रहे हैं, अपने उसको धो रहे हैं, ठीक है, बाइक वगैरह को धो रहे हैं। तो वाटर को यूज़ कर मतलब एक तरीके से वैसे आपको नहीं करना है। यानी कि जो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आप वेस्ट भी कर रहे हो किसी यहाँ पर जो व्हीकल है उसको वॉश करने में, उसको गार्डनिंग में यूज़ कर लो, उसका रीयूज़ कर लो। ठीक है। रिसाइकलिंग वाटर की बहुत कम स्केल पे हो रही है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर शेड मैनेजमेंट। आपकी बुक में वाटरशेड मैनेजमेंट को लेके रालेगन, ठीक है, रालेगन सिद्धि करके केस स्टडी दे रखी है। ये केस स्टडी मैं आपकी कवर करा दूंगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो उसकी वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करूंगा, वहां पर मैं ये केस स्टडी कवर करा दूंगा। बाकी अब हम अपना टॉपिक देखते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो वाटरशेड पहले क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वो है हमारी ये रिवर। ठीक है। अब ये मतलब पूरा एरिया है और ये रिवर है। अब यहाँ पर क्या है, इस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, आसपास लेक्स हैं। ठीक है। अब क्या होगा, कल को बारिश होगी, अब वो बारिश से क्या होगा, जो भी पानी है वो ट्रिब्यूटरीज में आएगा, ट्रिब्यूटरीज से जो रिवर्स हैं इसमें करते करते करते, और बाद में जो ये रिवर कहीं भी जारी होगी, कोई मान लो बड़ी रिवर पे, ये एक तरीके से बड़ी रिवर पे जाके मिल रही होगी, तो क्या हो रहा है, जो भी बारिश का पानी है वो धीरे धीरे सरक सरक के यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बड़ी यहाँ पर छोटी रिवर के थ्रू बड़ी रिवर में मिल जा रहा है। यानी उसके बाद ये बड़ी रिवर किससे कनेक्ट है, ओशन से।
ओशन में हमारा सारा पानी चला गया, यानी पानी एक तरीके से ओशन में जा रहा है, अब हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कुछ बनवा सकते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, टैंक बनवा दो या कुछ भी बनवा दो, ठीक है? ताकि कल को बारिश हो तो इसका जो पानी है वो उसमें आ जाए और उसको हम यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर देखो, वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट में, यहाँ पर जो वाटरशेड मैनेजमेंट में यहाँ पर हम पानी तो एक तरीके से बचाते हैं। पानी अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे डेवलप होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अच्छे से हो पाएंगी। तो ये हमारा वाटरशेड होता है, ठीक है? इसमें हमें पानी को सेव करना होता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। स्टोरेज और रिचार्ज कर, यहाँ पर क्या होगा, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। परकोलेशन टैंक्स हम बना सकते हैं। परकोलेशन टैंक्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल टैंक्स हम बना सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पर होल्स के थ्रू पानी कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा उससे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम रिचार्ज वेल्स भी बनवा सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन, रीजनरेशन, जुडिशियस यूज़ होता है ऑल रिसोर्सेज का, नेचुरल लाइक लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, इन सभी चीज़ों का, ठीक है? हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, बैलेंस लेकर आते हैं। और ये कभी यहाँ पर सक्सेस होगा, ये यहाँ पर कब सक्सेस होगा, जब यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसके अंदर होगा। यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी है। लोगों को यहाँ पर बढ़ चढ़ के इस चीज़ के अंदर आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, ठीक है? वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर, जैसे कि हरियाली हमें देखने को मिलेगा। तो हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये हमें देखने को मिलेगा। इसका यहाँ पर पर्पस क्या है, कंजर्व करना वाटर, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज़ के लिए, अफोरेस्टेशन के लिए। उसके बाद नीरू मीरू वाटर एंड यू करके प्रोग्राम लाया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर अरवैरी अरवरी पानी संसद करके एक और यहाँ पर अलवर के अंदर लाया गया राजस्थान में। ये क्या किया गया है, इनको लाया गया है ताकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएं, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स, डग आउट किए जाएँ पोन्ड्स, चेक डैम का मतलब छोटे जो डैम होते हैं वो बनाए जाएं, और पीपल का पार्टिसिपेशन हो। यानी कि देखो, वाटरशेड मैनेजमेंट हमें करना है, उसमें हमें वाटर को यहाँ पर सेव करना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। उसके लिए हम टैंक बनवा सकते हैं, वेल बनवा सकते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। पीपल का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर दो प्रोजेक्ट लाए गए हैं, हरियाली एंड नीरू मीरू, इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत कंपलसरी, मतलब एक तरीके से तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना है जिसने, वन ऑफ द ओनली स्टेट बना है जिसने क्या किया, वाटर जो रेन रॉफ ट्यूब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको अपनी यहाँ पर स्टेट में क्या कर दिया, कंपलसरी बना दिया कि जो भी अब घर बनेंगे उनको रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो यहाँ पर फॉलो तो करनी पड़ेगी, वैसा स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा अपने घर के अंदर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। देखो, अगर आपको नहीं पता कि मैं एक चीज़ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मान लो आपको नहीं पता रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? जब तक नहीं पता तो आप उसको करोगे ही नहीं। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा रिवीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भाई उससे इतना नुकसान होगा अगर रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप रिवीजन करने लगोगे। वैसे ही यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट है, मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। वाटरशेड मैनेजमेंट का यहाँ पर एडवांटेज क्या है उसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, तब यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक बंदे से नहीं होगा ये काम, लोग मिल के करेंगे तभी होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर में हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर सिंपल है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो बचपन से पढ़ रखा है। बारिश का पानी आ रहा है छत पे, ठीक है, उसको बस हमें यहाँ पर क्या करना है, सेव करना है इस प्रकार से ताकि वो पानी यहाँ पर वेस्ट ना हो, ठीक है? इसके फ़ायदे देख लो, लो कॉस्ट होता है, इको फ्रेंडली होता है, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है? हमारी ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। जो एक तरीके से डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर है उसको एक तरीके से चेक करेगा, मतलब एक तरीके से उसको बढ़ाएगा ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को। उसके बाद इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो, ग्राउंड वाटर में अगर कोई मान लो कोई भी चीज़ है, यहाँ पर केमिकल वगैरह है, तो उसमें और पानी अगर ऐड कर दोगे तो वो पानी डाइल्यूट हो जाएगा, तो जो केमिकल की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो यहाँ पर डाइल्यूशन हो जाएगा, जो कॉन्टामिनेशंस है, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, और यहाँ पर ये प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को भी। और यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर है ना ग्राउंड वाटर के अंदर, उसको भी अरेस्ट कर लेगा, उसको भी कम कर देगा, ठीक है? ये सभी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसमें की जाती थी, इन सभी चीज़ों में की जाती थी, जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, कुंड टंका बोलते हैं, और कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। उसके बाद एक और यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स।
थोड़ा सा समझ लो उसके बारे में। कोई मान लो रिवर है जिसमें पानी बहुत कम है, और कोई रिवर में पानी साल भर मोस्टली रहता है। क्या करना है, उन दोनों रिवर को क्या कर दो, लिंक कर दो, ताकि इसका पानी हम इसमें भी थोड़ा ला सकें। तो ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट होता है। ये भी इंडिया में चल रही हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। केन बेतवा करके जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में ये रहता है, केन बेतवा इंटरलिंक ऑफ रिवर्स। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट, दैट इज़ दी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, देख रहे हो ना अच्छे से वीडियो को, समझ में आ रहा है ना, रुकना नहीं है, ठीक है, पढ़ते जाना है, चलते जाना है। बस ये कुछ दिन और हैं जिसमें हमें अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। तो मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे, तो मिनरल्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, और इनका वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है, स्पेसिफिक यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका होता है। टाइप ऑफ मिनरल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेटालिक, ठीक है, एक होता है नॉन मेटालिक। मेटालिक में यहाँ पर कौन सा आ गया, आयरन, ठीक है, यहाँ पर कॉपर हो गया, उसके बाद यहाँ पर मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सभी। उसके बाद नॉन, यहाँ पर जो नॉन मेटालिक होते हैं इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया हमारा, और यहाँ पर मीका, ग्रेफाइट, ठीक है, मीका ग्रेफाइट हो गया। तो ये सभी इसके अंदर आते हैं। बाकी अगर हम देखें, एनर्जी रिसोर्सेज दो प्रकार की होती है। देखो मिनरल वाला जो आपकी बुक में कई सारे टाइप के मिनरल दे रखे हैं, ठीक है, फेरस करके, नॉन फेरस, फिर उनके बारे में बता रखा है, वो हमारे लिए ना मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहाँ पर मैप में कवर कर दिया है। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, इसके अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करें, तो वो एनर्जी रिसोर्सेज करके है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से हो गए, देखो आपने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़े हैं, तो जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो नॉन रिन्यूएबल वाले हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ये सभी। और नॉन कन्वेंशनल यहाँ पर कौन से हैं, रिन्यूएबल वाले हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी के सभी। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल वाले। तो यहाँ पर कोल के बारे में पहले बात कर लें। तो देखो ये इसमें भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कोल को यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के लिए। 80% जो कोल डिपॉजिट्स है वो इंडिया में ब्यूटुमिनस टाइप का है। यानी कि जो इंडिया में देखो, मतलब जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, 4 प्रकार के कोल देखने को मिलते हैं हमें। ये यहाँ पर देखते हैं हम, तो पीट हो गया, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर मैंने सबसे नीचे वाला बोला, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और बिटुमिनस भी ठीक है, सबसे गंदी क्वालिटी के दोनों होते हैं। बिटुमिनस वाला हमें इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स बता रखे हैं, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है। उसके बाद करणपुरा। अदर जो रिवर वैलीज है एसोसिएट है कोल से, वो है गोदावरी, महानदी, सोन। और जो इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग है हमारे सेंटर, मतलब जो ये कोल फील्ड्स है और कोल माइनिंग सेंटर्स हैं, ये वो सेंटर हैं जहाँ पर कोल की माइनिंग होती है। तो आप 4-5 याद रख लेना। सिंगरौल, यहाँ पर सिंगरौली एमपी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचेर और रामपुर उड़ीसा में। मतलब एक उसका आपको यूज़ याद रखना है, और यहाँ पर उससे रिलेटेड एक आध इन्फॉर्मेशन, और वो कहाँ पर उसकी एक तरीके से माइनिंग वगैरह की जाती है। पेट्रोलियम एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए, रेलवेज के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए। बाय प्रोडक्ट मतलब कोई भी सामान आप बना रहे हो, तो उससे जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं पेट्रोलियम के, तो वो यहाँ पर फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलिन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स सोप, कॉस्मेटिक्स। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जैसे कि असम में दिग्बोई, ठीक है, नाहर काटिया, मोरान, गुजरात में अनकालेश्वर, कैलोल, महसाना, नवागाम, कोसांबा और लूनेज। इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बाद में इसको रिफाइन करते हैं, यानी कि क्रूड जो ऑयल होता है ना, उससे बनाया जाता है पेट्रोलियम, उसको रिफाइन करके। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल आते हैं, इसमें नेचुरल गैस भी आता है इसके अंदर, ठीक है, हमारा कौन सा वाला, कन्वेंशनल के अंदर। नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि भाई नॉन कन्वेंशनल अल्टरनेट सोर्स कैसे है हमारे लिए, उसकी नीड क्यों पड़ रही है अब, ठीक है। तो ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, चीपर होता है, मोर सस्टेन्ड होता है, अगर हम स्टार्टिंग की कॉस्ट को बियर कर लें। यानी कि स्टार्टिंग में आपको बस पैसा लगाना होगा स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद तो आप आराम से इसको लंबे समय तक यूज़ कर पाओगे, फिर ये चीपर हो जाता है हमारे लिए। अब हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, तो इंपॉर्टेंट मिनरल कौन से हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो है यूरेनियम, थोरियम। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। यूरेनियम ओर्स हैं, सिंहभूम कॉपर बेल्ट, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखो ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
आपको अगर क्वेश्चन आंसर आएगा उसके लिए 2-3 याद रख लो, बाकी मेरी मैप की वीडियो देख लो, जो मैंने वहाँ पर बता रखा है वो कर लेना, उतना आपके लिए इनफ है। थोरियम जो हमें देखने को मिलेगा वो जो 2 मिनरल है मोनाज़ाइट और इल्मेनाइट में देखने को मिलता है, ठीक है? वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है त्रॉम्बे, जो कि यहाँ पर मुंबई के अंदर है, 1954 में बनाया गया ताकि यहाँ पर इस चीज़ में यहाँ पर डेवलपमेंट लाई जा सके। इसको बाद में रीनेम करके भाभा एटॉमिक रिसर्च कर दिया, कब? 1967 में। उसके बाद यहाँ पर सोलर एनर्जी है, पता होगा आपको इसके बारे में, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल्स यहाँ से ट्रैप की जाती है सनलाइट, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। 2 टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ईजी टू कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इन सभी अप्लाइंसेस में इनको यूज़ किया जाता है, हीटर में और जो क्रॉप ड्रायर्स हैं उनमें, कुकर्स में। ग्रेट पोटेंशियल है, वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे वेस्टर्न वेस्टर्न स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान। विंड एनर्जी के अंदर अगर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है? ये जो हमारे प्लांट होता है स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर ये मूव होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से टरबाइन मूव होगा, वो जनरेटर से कनेक्टेड होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी विंड की, तो वहाँ पर उसी एरिया में देखने को मिलेंगे जहाँ पर विंड एक तरीके से ज़्यादा आती है, ठीक है? खुला एरिया है जहाँ पर विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ में ऐसा हमें जो विंड एनर्जी है वो देखने को मिल जाती है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री होती है। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। उसके बाद जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब देखो हमारी जो यहाँ पर अर्थ है उसके अंदर क्या है, मैग्मा है, ठीक है? और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मैग्मा, सबसे नीचे मैग्मा है, उसके ऊपर पानी है। तो क्या होता है, वो मैग्मा से क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो स्टीम बनने लग जाता है, यानी पानी गर्म होकर स्टीम बनेगा, धुआं बनेगा। वो जो क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू बाहर आता है, और वो जो गर्म धुआं है उस स्टीम के थ्रू हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि एनर्जी जनरेट करी जाती है। तो एनर्जी जनरेट की जाती है विंड यहाँ पर जियोथर्मल से, यानी कि जो जियो मतलब अर्थ की जो गर्मी है उससे, ठीक है? तो इसको एक बार पॉज करके रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको समझाया आपको उसी को अपने वर्ड्स में लिखना है। और जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है उसको मणिकरण, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर हमने एक तरीके से लगा रखा है, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के अंदर, फॉर जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट। उसके बाद बायो एनर्जी आता है। बायो एनर्जी में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, इनको क्या करते हैं, इनसे एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, ठीक है? उसके बाद ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये वेस्ट कर देता है, वेस्ट और गार्बेज को प्रोसेस करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऐसा जो प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में, वो ओखला दिल्ली में चल रहा है, ठीक है? उसके बाद कंजर्वेशन, बायो एनर्जी हमने पढ़ लिया, ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है उन्हें हमें कंजर्व भी करना पड़ेगा। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिसोर्सेज आपके पास तो हैं, आपको उन्हें इस तरीके से यूज़ करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है जैसे कि सोलर, विंड, जो कि हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है? सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल, इन सभी को हमें यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक तरीके से लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सूरज धूप देना बंद नहीं करेगा। उसके बाद स्क्रैप जो मेटल्स हैं, यानी स्क्रैप मेटल्स हमारे जो मेटल्स हैं, ठीक है? जो हमारे वेस्ट मेटल हैं यहाँ पर एक तरीके से, या फिर कोई आप सामान बना रहे हो उससे जो एक तरीके से बच गया मटेरियल मेटल का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और हमें उन उन एक तरीके से स्क्रैप मेटल को ज़्यादा एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, उन मेटल को एक तरीके से हमें उनकी रिसाइकलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिन मेटल की क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम है, जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, जिनके पास जिन मेटल का रिजर्व बहुत कम है इंडिया के पास, ठीक है? और जो एक्सपोर्ट है स्ट्रैटेजिक और जो स्केयर मिनरल्स हैं उनका हमें कम करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ताकि यहाँ पर जो एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकें। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 1 घंटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका वीडियो का, ठीक है? मुझे लगता है 2 घंटे तक पहुंचेगी वीडियो, कोई बात नहीं, बिकॉज 10 चैप्टर से टाइम लगता है। यहाँ पर जो चैप्टर है इसमें देखो प्लानिंग 2 तरह की होती है, सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल। सेक्टोरल का मतलब यहाँ पर हम जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन पे काम करते हैं। रीजनल पे किसी पर्टिकुलर जो रीजन है उस पर हम काम करते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन की हमें डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा,
वहाँ पर जो भी केस स्टडी है वहाँ से मोस्टली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो वहाँ पर केस स्टडी मैं कवर करूँगा। यहाँ पर भी मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि भारमोर रीजन में चलाया गया। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भारमोर ट्राइबल एरिया के अंदर हमें भारमोर और होली तहसील देखने को मिलती है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। ये देख लो यहाँ पर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप है और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये भारमोर रीजन है। ये गद्दी ने इनहेबिट कर रखा है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करती है। ट्रांस ह्यूमंस आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इसमें क्या होता है। ट्रांस ह्यूमंस के अंदर देखो, जो यहाँ पर क्या होता है, समर सीजन के अंदर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लेन एरिया से क्या करेंगे, पहाड़ी एरिया पे चले जाते हैं और विंटर सीजन में पहाड़ी एरिया से प्लेन एरिया में आ जाते हैं। ये ट्रांस ह्यूमंस होता है अपने एनिमल के साथ। ये कई सारी जो ट्राइब्स है ये प्रैक्टिस करती हैं और एक तरीके से मूव होती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद ये क्या है, हर्ष क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है इस रीजन की। लो रिसोर्स बेस है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है और मोस्ट इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का ये। ठीक है। हिस्टोरिकली जो गद्दी हैं वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से उन्होंने जोग्राफिकल और जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है, सोशल इकोनॉमिक जो डेप्रीवेशन है उसको बहुत सहा है। ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा उनको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, इस एरिया की हमें डेवलपमेंट करनी है ताकि ये जो ट्राइब है ये अच्छे से काम कर सके, रह सके। तो 1970s में जो गद्दी है उनको शेड्यूल ट्राइब में यहाँ पर एक तरीके से ऐड कर दिया गया, यानी कि अब काम चालू हो गया है इनकी डेवलपमेंट का। उसके बाद यहाँ पर 5th 5 ईयर जो प्लान है 1974 में लाया गया। इसमें जो भारमोर है उसको क्या कर दिया गया, वन ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर डेजिग्नेट कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। यानी इसका बढ़िया तरीके से अब डेवलपमेंट होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई कि डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज की डेवलपमेंट हो। इसका हमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इससे हुआ क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। इसके हमें सोशल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। लिटरेसी रेट बढ़ा, इंप्रूवमेंट हुई सेक्स रेशियो में, डिक्लाइन हुआ चाइल्ड मैरिज। फीमेल लिटरेसी रेट जो पर्टिकुलर रीजन में वो 1971 में कितनी थी, 1.88%। खुद ही देखो आप एक बार ध्यान ध्यान देना, 1.88%, यानी 2% भी नहीं है। 65% हो जाती है 2011 में। ठीक है। और जो कल्टीवेशन है पल्सिस की और अदर जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि पहले सब्सिस्टेंस क्रॉप ग्रो कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी यहाँ पर इन्होंने ग्रो करना उसको भी शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से ऐसा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर चीज़ें हमें थोड़ी वैसी देखने को मिलती हैं। इन एरियाज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके आ सकता है हमारा टॉपिक। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको नॉर्वेजियन के प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया, इन्होंने प्रस्तुत करी अपनी एक रिपोर्ट ब्रंटलैंड। तो यहाँ पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसमें बताया गया, इसका जो टाइटल था वो था आर कॉमन फ्यूचर। इसमें डिफाइन किया, इसने डिफाइन किया सब यहाँ पर रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ डेवलपमेंट जो कि मीट करे नीड्स जो है प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि वो डेवलपमेंट जो कि आज की जनता की नीड तो पूरी करे, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखे ताकि वो भी अपनी नीड्स को पूरी कर सकें। अब यहाँ पर ये केस स्टडी बहुत ज़रूरी है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया वाली। इसको हम देखते हैं। देखो राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। ठीक है। इसलिए इंदिरा गांधी कैनाल लाया गया। कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर होती है। ये यहाँ पर नॉन है राजस्थान कैनाल, इसको पहले राजस्थान कैनाल बोलते थे। ये लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इंडिया में। इसका आइडिया दिया कन्वर सेन ने 1948 में। ये कैनाल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 31 मार्च 1958 में। अब देखो हरी के बैराज से ये ओरिजिनेट करता है। हरी, देखो बैराज क्या होता है, यहाँ पर देखो कोई भी रिवर जारी होती है ना, उसके पानी को डाइवर्ट कर देना। ठीक है। उसको हम बैराज कहते हैं। तो हमें हरी के बैराज यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि गंगा रिवर के ऊपर कौन सा बैराज, यहाँ पर बैराज है, फरक्का बैराज है, वैसे यहाँ पर है कौन सा, हरी के बैराज। तो ब्यास रिवर है, सतलज रिवर है, ये दोनों मिलती हैं। यहाँ का जो हमने यहाँ पर हमने हरी के बैराज बनाया। ठीक है। हरी के बैराज हमने बनाया और इसके पानी को डाइवर्ट किया ताकि जो सूखा रीजन है राजस्थान का वहाँ भी पानी मिल सके। और ये पैरेलली यहाँ पर चलता है पाकिस्तान बॉर्डर के। ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है दो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज यहाँ पर एक तरीके से कौन से, यहाँ पर जो एरियाज हैं, यहाँ पर जो रीजन है राजस्थान के उनको कवर करता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, नदन पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एरिया। और इसका जो एरिया है वो है 5.53 हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर।
उसके बाद जो कमांड एरिया है सेकंड स्टेज का, वो इन एरियाज़ को कवर करता है, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, और इतना एरिया कवर करता है 14.10। यानी कि जो स्टेज सेकंड वाला है, स्टेज वन में इतना ही एरिया कवर होता है, स्टेज सेकंड में काफ़ी बड़ा जो एरिया है इसका कवर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो देखो, इसमें दो सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक तो फ्लो सिस्टम, एक लिफ्ट सिस्टम। फ्लो में तो पानी आराम से फ्लो हो जाएगा। कोई ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड ऊंचा है तो उसके लिए आपको लिफ्ट बनानी पड़ेगी, मतलब वो वाली लिफ्ट नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी उससे पानी, ताकि ऊपर जा सके मोटर के थ्रू, ठीक है। उसको लिफ्ट करना पड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसने ट्रांसफॉर्म किया इकोलॉजी को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को भी इसने इम्पैक्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिली। जहाँ पर आप खुद ही सोचो पानी नहीं मिल रहा, अब वहाँ पर पानी मिल जाएगा तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर पानी ना मिलने की वजह से, वो सारी की सारी सॉल्व होती हुई देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो अवेलेबल, यहाँ पर देखो सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, उसके साथ साथ यहाँ पर अफोरेस्टेशन यहाँ पर किया गया, पैस्चर डेवलपमेंट की गई अंडर CAD। उससे क्या हुआ, ग्रीनिंग हुई लैंड की, यानी लैंड ग्रीन होता हुआ हमें देखने को मिला। उसके बाद इसकी वजह से विंड इरोजन जो है वो कम हुआ, सिल्टेशन कैनाल सिस्टम का कम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ग्रीनिंग काफ़ी बड़ी, इकोलॉजी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, हर चीज़ में डेवलपमेंट आई। यहाँ पर अब देखो पानी मिल रहा है तो इरिगेशन होगा, कल्टीवेशन की जो पर ईल्ड कल्टीवेशन है, यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ हमें देखने को मिलेगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जैसे कि वाटर लॉगिंग, पानी आपको मिल गया, अब ज़्यादा पानी मिल गया तो यहाँ पर जल भराव होने लगा। उसके बाद सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी का मतलब है जो सॉइल है वो क्या होगी, जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ मेजर्स दिए गए कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे ला सकते हो इसके अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कैसे ला सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जो ये हमने इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है। तो इसको क्वेश्चन किया है बहुत सारे स्कॉलर्स ने, तो 5 यहाँ पर 5 ऑफ द 7 मेजर्स बोले जाते हैं कि ये सभी हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा इस इंदिरा गांधी कैनाल एरिया का। तो इसके अंदर कौन कौन से बताए गए, तो पहला मेजर है स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तरीके से वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वो क्रॉप जो कि वाटर की रिक्वायरमेंट जिनमें ज़्यादा लगती है, जैसे कि राइस, शुगर केन, जूट, इनकी प्रोडक्शन कम करनी है। और प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, इनको हमें उगाना है। उसके बाद यहाँ पर वोराबंदी सिस्टम लाया गया, मतलब वोराबंदी सिस्टम के ऊपर बात की गई है यहाँ पर। वोराबंदी सिस्टम में क्या होता है कि जो कैनॉल का वाटर है हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर लॉस ना हो वाटर का, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीके से उस वाटर को क्या करना पड़ेगा, हर डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि हर किसी को बराबर पानी मिल सके। और जो एरियाज़ हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज़्यादा पानी दे रहे हो या फिर एक एरिया में दे रहे हो, उसको तो यार क्या पता पानी की अहमियत क्या है, ठीक है। तो बराबर पानी मिले, कोई भी आपने सिस्टम बनाया तो बराबर पानी आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो एरियाज़ हैं अफेक्टेड हैं वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से, उनको हमें रिक्लेम करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर देखो अफोरेस्टेशन, सैटल बेल्ट प्लांटेशन, पेस्टर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी इन दी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेज सेकंड। यानी कि स्टेज सेकंड वाला एनवायरनमेंट जो है हमारा वो ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है। उसमें हमें अफोरेस्टेशन, सैटल बेल्ट प्लांटेशन, पेस्टर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लैंड अलॉटीज़ हैं जिनका पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन्हें आपको पैसे की मदद देनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो एग्रीकल्चरल और जो अदर एलाइड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर वो भी लानी पड़ेंगी। यानी कि खाली एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, खाली एग्रीकल्चर करने से काम नहीं बनेगा, आपको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और भी अदर अदर यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये मेजर्स थे जो कि लिए गए यहाँ पर एक तरह से लेने की बात की गई है, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जो कैनाल कमांड प्रोजेक्ट है हमारा, या फिर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, उसके अंदर अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है तो इन सभी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तभी जो हमने प्रोजेक्ट ये बनाया है, इतनी बड़ी हमने कैनॉल बनाई है इतना पैसा खर्च करके, उसका हम बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस पे बात कर लेते हैं। तो जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, उसको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। लैंड में रोड आ जाएगा, पाइपलाइन, रेलवेज। वाटर में कौन कौन सा आएगा, तो इनलैंड, सीवेज, ओशनिक रूट्स। एयर में नेशनल, इंटरनेशनल।
ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। नेशनल हाईवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होती है, मूवमेंट होती है डिफेंस मैन की, यानी कि डिफेंस मैन को आपको यहाँ पर मूव कराना है, डिफेंस गुड्स को मूव कराना है स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है नेशनल हाईवेज़ की। ये कनेक्ट करता है स्टेट की कैपिटल को, मेजर सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को। उसके बाद जो यहाँ पर लेंथ है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो 1951 में कितनी थी, 19,700 किलोमीटर थी, वो बढ़ के 1,36,440 किलोमीटर होगी 2020 में, यानी कि लेंथ बढ़ी है नेशनल हाईवेज़ की। और नेशनल हाईवेज़ देखो 2% कंट्रीब्यूट करता है अगर हम टोटल रोड की लेंथ देखें, लेकिन 40% यहाँ पर रोड ट्रैफिक, यानी कि खाली लेंथ अगर हम देखें मतलब 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, टोटल रोड की लेंथ में। लेकिन 40% ये क्या कर रहा है, यानी कि इसको लोग यूज़ कर रहे हैं 40% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है रोड के ट्रैफिक में, यानी यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। कम है हमारे पास नेशनल हाईवेज, लेकिन यूज़ काफ़ी ज़्यादा है उनका। उसके बाद NHAI बनाई गई 1995 के अंदर, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करना, ऑपरेट करना नेशनल हाईवेज़ को, इसकी डेवलपमेंट कराना, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज़ वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा है, ये हमने लैंड का हम पढ़ रहे हैं रोड्स, और रोड्स के अंदर यहाँ पर जो हाईवेज़ हैं वो हमने पढ़ा है। उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करते हैं जो फ्रेट होती है, फ्राइट, ठीक है, और जो पैसेंजर्स हैं यानी कि गुड्स गुड्स हो गए, और जो पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इससे एक तरीके से इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पर बोला है कि रेलवेज़ क्या करती हैं, वो पीपल जो हैं डाइवर्स कल्चर के जो पीपल हैं उनको क्या करती हैं, एक साथ लाती हैं, और इससे कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो रेलवेज़ क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है, जो भी अदर अदर सेक्शन के जो लोग हैं, ठीक है, पर्टिकुलर डाइवर्स कल्चर के, उनको जोड़ती हैं आपस में। उसके बाद जो इंडियन रेलवेज़ है उसने लॉन्च किया है एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम कन्वर्ट करने के लिए। देखो आपकी बुक में ना गेज दे रखे हैं, 3 प्रकार के गेज होते हैं, मैं नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप रीड कर लेना। गेज क्या होता है, जो पटरी होती है ना उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो गेज होता है। तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो उसके बारे में आप देख लेना थोड़ा सा, मैं नोट्स में से आप उसको उसके बारे में रीड कर लेना। उसमें कुछ नहीं दे रखा, आपकी बुक में जो बॉक्स दे रखा है उसमें बता रखा है कि भाई इस वाले नैरो गेज में या फिर ब्रॉड गेज में कितना डिस्टेंस होता है, कितने मीटर का होता है, उतना आपको बस थोड़ा सा माइंड में रख लेना। तो इंडियन रेलवेज ने क्या किया है, एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स वगैरह भी लाए हैं, जिससे जो मीटर जो गेज है उसको, और जो नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कराने के लिए स्टीम इंजिन को रिप्लेस कर दिया डीजल से, इलेक्ट्रिक इंजिन से। उसके बाद अंग्रेज लाए थे एक्सप्लोटेशन करने के लिए, यानी अंग्रेज लाए थे रेलवेज हमारा एक्सप्लोटेशन करने के लिए। बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, फिर हम क्या करते हैं, रेलवे रूट्स को एक्सटेंड कर देते हैं काफ़ी जगह तक और फैलाते हैं। और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट है हमारी रेलवे का वो कोंकण रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे, जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट में हमें देखने को मिलेगी, जो कि लिंक करती है मुंबई को किससे, मैंगलोर से। और मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर, तो ये गेज वाला मैं नोट्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप रीड कर लेना। 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो गेज, यहाँ पर आपकी यहाँ पर दे भी रखा स्लाइड में। एक तो हो गया हमारा ब्रॉड, फिर यहाँ पर है मीटर, फिर नैरो। वाटर ट्रांसपोर्ट सिंपल है, पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक के लिए होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, सूटेबल होते हैं, आपको हैवी बल्कि मटेरियल ले जाना है, फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। देखो मोस्टली जो ट्रेड हो रहा है ना वर्ल्ड वाइड का, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो हो रहा है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं, इनलैंड, ओशियनिक। इनलैंड कोई रिवर है, कैनॉल है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ओशियनिक में तो आपको पता ही है ओशियंस का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हैं, तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे इस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सॉलिड्स को भी अगर हम सॉलिड में पानी मिला दें, उसको स्लरी बना दें, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइंस के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया गया, जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका काम एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन करना क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है कि मास कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक तो पर्सनल होता है, एक होता है मास, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो हो गया हमारा मास, एक पर्सनल हो गया, और एक हो गया मास कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल वाले में क्या होगा, पर्सनल वाले में हमारे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो जो पर्सनल वाला हमारा है इसमें आ जाएंगे जैसे कि लेटर, यहाँ पर टेलीफोन हो गया, ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम, और इसके साथ जो इंटरनेट है वो सब यहाँ पर आ जाता है। लेकिन मास वाले में कौन सा आएगा, मास वाले में टीवी, रेडियो, ठीक है,
और इसके साथ सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मास वाले का हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं सैटेलाइट वाला, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, वेदर फोरकास्ट की हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, इमेजेस देती हैं कि भाई कैसा वेदर रहने वाला है, मॉनिटरिंग करती हैं नेचुरल क्लाइमेटीज़ को, सर्विलियंस करती हैं बॉर्डर एरियाज़ को, बॉर्डर एरियाज़ की निगरानी रखती हैं सैटेलाइट्स। दो हमें ग्रुप में देखने को मिलती हैं, एक तो है इंडियन इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट, और दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। इनसैट जो है इसको 1983 में लाया गया, मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। मीटियोरोलॉजिकल मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो मीटियोरोलॉजिकल यहाँ पर जो वेदर है उसके बारे में पता लगाने के लिए कि वेदर कैसा रहने वाला है, कैसा क्लाइमेट रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो दो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इनसैट IRS, और क्या इसका काम होता है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना। बाकी आपको सैटेलाइट के बारे में पता होगा, सैटेलाइट को तो किस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, इसका जो यूज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमारे दो चैप्टर्स और बचे हैं, इंटरनेशनल 8 हमने चैप्टर्स अपने निपटा दिए हैं, दो चैप्टर्स हमारे बचे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है और उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो पढ़ेंगे हम, दो चैप्टर्स और बाकी हैं। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है ये इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम देखते हैं। तो देखो इंडिया का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड किस प्रकार का है, तो इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, और हमारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड पे फोकस करते हैं, उनका इंडिया पार्ट है। इंडिया का एम है कि वो डबल करे अपना शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में विद इन नेक्स्ट 5 ईयर, और ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, अडॉप्टिंग सूटेबल मेजर सच एज इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। यानी कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, टैक्स है, वो कम लगा दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं, ताकि बाहर की कंपनी आके यहाँ पर इन्वेस्ट करे, ट्रेड बढ़े हमारा। और इंडिया का जो मोस्टली ट्रेड है वो किसके थ्रू होता है, वो किया जाता है सी रूट्स और एयर रूट्स के थ्रू, मोस्टली सी रूट्स के थ्रू। और लेकिन कुछ पोर्शन भी ऐसा है ट्रेड का जो कि किया जाता है नेबरिंग कंट्री के द्वारा, मतलब नेबरिंग कंट्री के साथ, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसके थ्रू, लैंड के थ्रू। यानी मोस्टली किसके थ्रू हो रहा है, सी रूट एंड एयर रूट्स के थ्रू। बाकी कुछ ऐसा भी ट्रेड है, छोटा सा पार्ट जो कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ करते हैं, वो लैंड के थ्रू हमारा ट्रेड हो रहा है। उसके बाद जो है सी पोर्ट्स क्या है, गेटवेज है इंटरनेशनल ट्रेड के। ये हमने अपना जो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल चैप्टर था बुक 1 के अंदर, उसमें भी मैंने आपको बताया था मोस्टली ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो सराउंडेड है बाय सी एंड फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। तो इंडिया की अगर आप देखो तो बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, 3 साइड यहाँ पर ये है अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर इंडियन ओशियन। तो तीनों साइड से यहाँ पर सी और ओशन से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सी पोर्ट्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, मैप में मैंने आपको बताए थे। तो वाटर प्रोवाइड करता है स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चीप ट्रांसपोर्ट है। और वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट्स है हमारे एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो एमरजेंस है पोर्ट का एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकेम इंपॉर्टेंट आफ्टर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। और जो यहाँ पर जो मतलब जो पोर्ट का एमरजेंस है, ये जो गेटवेज है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो एक तरीके से जो पोर्ट्स की डेवलपमेंट है वो किसने करी, अंग्रेजों ने करी थी। यहाँ पर ही हमने देखा था कि किस किस प्रकार से यहाँ पर जो मॉडर्न टाउन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है मॉडर्न टाउन्स की, और यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स की डेवलपमेंट कराई जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो हमने काफ़ी सारे पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर, मतलब अभी जो मैप वाली वीडियो है वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पोर्ट्स के बारे में आपको बता रखा है। तो ये जो भी पोर्ट्स हमने वहाँ पर पढ़े हैं उनमें से मोस्टली जो मेन है वो अंग्रेजों ने ही डेवलप करे थे अपने फ़ायदे के लिए। तो और अभी अभी अगर हम देखें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं इंडिया के। उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर हम कि जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो हैंडल करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड। मोस्ट ऑफ दी जो पोर्ट्स हैं वो एक तरीके से इक्विप्ड हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उनमें डेवलपमेंट आ रही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कांडला पोर्ट हो गया हमारा, मारमा गाँव हो गया, ठीक है, उसके बाद परादवी पोर्ट हो गया हमारा, कलकत्ता, ये सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो मैप वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने इन सभी पोर्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एयरपोर्ट्स की, तो देखो एयरपोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका फ़ायदा क्या है, हम कम टाइम पे यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम टाइम लगेगा इसमें। लेकिन इसके यहाँ पर डीमेरिट क्या है, इसका ये है कि भाई एक तरीके से यहाँ पर ये एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है।
और हम ज़्यादा जो बल्कि बहुत सारा जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते एयरपोर्ट्स के थ्रू। तो ठीक है, आई होप ये हमारा जो था, ये चैप्टर था इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, इसके बारे में हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं उसकी तरफ। बाकी जो एयरपोर्ट्स है ये भी मैंने आपको बता रखा है, अमृतसर हो गया, दिल्ली का, ठीक है, और ये बाकी के जो भी ये जो बाकी के जो भी एयरपोर्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पर कवर करवा रखे हैं मैप वाली वीडियो में। प्लीज़ यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है, उसके बाहर कोई मैप आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। उस पूरी वीडियो को देख लेना मैप के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर करवा रखी हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो इसमें है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन जो भी हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है सब्सटेंसेस एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। 4 पार्ट में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो 4 पार्ट्स में वी हैव डिवाइडेड दी पोल्यूशन इनटू 4 पार्ट्स। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड है, नॉइस है। हमारे लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है एयर एंड वाटर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लैंड पोल्यूशन और यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी आपकी बुक में दे रखा है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एयर और वाटर को करके जाना, यहाँ पर मैं कवर करा देता हूँ। तो जो वाटर पोल्यूशन है, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो जो वाटर पोल्यूशन है, आप देखो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। अब सोर्स क्या है भाई, सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ये वाटर पोल्यूशन? तो नेचुरल सोर्सेज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। नेचुरल सोर्सेज में इरोजन कहीं पर हो रहा है, लैंडस्लाइड है, डीके और डिकम्पोजिशन हो गया प्लांट का, यानी कि एनिमल और प्लांट यहाँ पर गल गए, सड़ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रियल कॉज ऑफ कंसर्न। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अब देखो, ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स कई प्रकार के जो ये पॉल्यूशन है इनको जनरेट करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वाला हो गया, एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें आता है इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस हो गए, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर हो गया, पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेजिडुअल्स, न्यूमरियस हैवी मेटल्स हो गए, डस्ट, स्मोक्स, यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं वेस्ट मटेरियल को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वाटर पल्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कंसिक्वेंटली पॉइजनस एलिमेंट्स रीच दी रेजर्वोयर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज विच डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम ऑफ दीज वाटर्स। और इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी वाले, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। सो मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लैदर हैं, पल्प हैं, पेपर हैं, टेक्सटाइल हैं, केमिकल हैं। ये मोस्टली क्या करती है, वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात करें तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये मेन सोर्स हैं वाटर पोल्यूशन के। कल्चरल एक्टिविटीज़ में कोई यहाँ पर पिलग्रीमेज हो रहा है, कोई रिलीजियस फेयर है, टूरिज्म करने आया है, मतलब यहाँ पर कल को कोई एक तरीके से कोई भी रिलीजन वाली चीज़ों को करने आया है, कोई भी यहाँ पर सपोज यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को विजिट करने आया है, या फिर कोई पिलग्रिमेज यात्रा करने आया है वो बंदा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो यहाँ पर जो पिलग्रिमेज वगैरह करते हैं उसकी वजह से कितनी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से कितना वाटर पल्यूट होता है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि रिवर गंगा में किस प्रकार से, जब यहाँ पर दिवाली के टाइम पे भी और भी यहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे किस प्रकार से यहाँ पर रिवर गंगा जो है यहाँ पर हमारी, और भी जो यहाँ पर रिवर्स है उनको कितना पल्यूट किया जाता है। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीजेज, डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी बीमारियां होती हैं। इसको हमने ख़त्म करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, या फिर आप बोल सकते हो नमामि गंगे प्रोग्राम, दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही काम है। जो गंगा है उसको हमें क्या करना है, उसका पोल्यूशन कम करना है। तो वाटर पोल्यूशन हमने देखा, वाटर पोल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, कई सारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यहाँ पर कौन सी चीज़ें, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल सारी चीज़ें डाली जा रही हैं किसमें, पानी में, उसकी वजह से वाटर पल्यूट हो रहा है, उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। और हमने एक प्रोजेक्ट ला रखा है गंगा को क्लीन करने के लिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है, डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फोग, ओडोर, स्मोक, वेपर, इनको हम एयर में छोड़ रहे हैं सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एयर यहाँ पर पल्यूट होती जा रही है। एमिशन हो रहा है टॉक्सिक गैसेस का इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पॉल्यूशन ऑफ एयर। कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर हम गाड़ी निकल, अकेला बंदा जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है,
ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें देखने को मिल जाएंगी ये सभी चीज़ें। यहाँ पर जो पोल्यूशन है उससे क्रिएट होता है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कितना सारा स्मोक वगैरह, जो डस्ट है, गैस है, वो रिलीज़ करती है, हार्मफुल गैसेज़ होती हैं। कौन कौन सी गैसेज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एस्बेस्टॉस। इसका इम्पैक्ट भी बहुत नेगेटिव होता है। ये रेस्पिरेटरी, हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। स्मोक वेरी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। एसिड रेन इसी की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, देखो अर्बन जो वेस्ट है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉलिड वेस्ट देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स, ऐश, फ्लॉपी, सीडीज, इनको डंप किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे। और ये जो डिस्कार्ड मटेरियल होते हैं आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश। तो इनको रिफ्यूज, गार्बेज और रबिश भी बोला जाता है। ये इसके दो सोर्स हैं, एक तो हमारे हाउस होल्ड से आ रहा है घर से, एक इंडस्ट्री से आ रहा है और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट से आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कॉज करता है हेल्थ हजार्ड, बहुत बेकार है हमारी हेल्थ के लिए। इससे बेकार स्मेल आती है। यहाँ पर फ्लाइज, मतलब कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स यहाँ पर उस पर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे, बीमारी फैलाएंगे वो। कई सारी बीमारियाँ होती हैं, टाइफाइड, उसके बाद यहाँ पर डायपिथेरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा, ये सभी की सभी बीमारियाँ होती हैं। और ये वेस्ट क्या करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल को बारिश हो गई या फिर हवा हवा देखो, हवा की वजह से एक यहाँ पर प्रोडक्ट दूसरे के दरवाजे के सामने आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर ये जो वेस्ट है, या फिर यहाँ पर बारिश हो गई तो वो सड़ जाएगा, मतलब उसमें पानी मिल जाएगा तो कितनी और ज़्यादा बदबू आएगी उस वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो डंपिंग है इंडस्ट्रियल वेस्ट का रिवर में, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। अभी अगर हम इनको डंप कर देंगे रिवर के अंदर तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में, बिकॉज यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें 90% सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज़ जो टाउन्स है कंट्री में, 30 to 50% जो वेस्ट है उसको कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा। आप खुद ही सोचो, वो खाली एक्यूमुलेटेड स्ट्रीट में, ओपन स्पेसेस में, उससे क्या हो रहा है, उससे सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं। यार अभी हमने पढ़ा है बायो एनर्जी के बारे में, मैंने आपको अभी बताया ना। बायो एनर्जी यानी कि ये जो भी वेस्ट है उससे एनर्जी जनरेट करो, उससे एनर्जी जनरेट करो, तभी इस प्रॉब्लम का सलूशन हम निकाल सकते हैं। ये चैप्टर इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बता देना चाहता है आप सभी को कि कितनी सारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की, स्लम की प्रॉब्लम, कैसे हम इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हम एक तरीके से इनका जो है सल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। तो स्लम्स की जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। तो एक आपको एरिया देखने को मिलेगा अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग है, अच्छे घर बने हुए हैं, उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर और आपको झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलेंगी, क्लस्टर्स और कॉलोनीज देखने को मिलेंगी सैंटी स्ट्रक्चर की, यानी एक तरीके से बेकार स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, और ये इनहेबिट की जाती हैं किनके द्वारा, सो दीज आर इनहेबिटेड बाय पीपल हु फोर्स टू माइग्रेट। और इनमें कौन रहता है, वो पर्सन जिसको एक तरीके से काम नहीं मिल रहा, उसकी वजह से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ गया, लेकिन उसके पास प्रॉपर यहाँ पर पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हाई रेंट है यहाँ पर, हाई कॉस्ट है लैंड की, यहाँ पर खर्चा बहुत लगेगा, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपना खुद का घर बना नहीं पाता, जिसकी वजह से वो चीज़ उसको फोर्स करती हैं कि वो स्लम एरिया में रह जाके। उसके बाद स्लम रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, लिस्ट चॉइस के डिलापिडेटेड हाउसेस होते हैं, यानी कि टूटे फूटे हाउसेस होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है, वेंटिलेशन पुअर होता है, कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की नहीं है, लाइट की भी नहीं है, टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं है। ओपन यहाँ पर डेफिकेशन हो रही है, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम है, ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट हैं। ये सारी चीज़ें, बेकार चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ हमें आज हम यूज़ करते हैं, हमें देखने को मिल जाती हैं, वो फैसिलिटी स्लम एरियाज़ में नहीं मिलती। और यहाँ पर इन्हें क्या करना पड़ता है, जो ऐसे यहाँ पर जगह पे काम करना पड़ता है जहाँ पर इनको सैलरी वगैरह बहुत कम मिलती है। हाई रिस्क प्रोन एरियाज़ होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, कोई यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई यहाँ पर संडे सैटरडे की छुट्टी नहीं मिल रही उनको, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और उस यहाँ पर क्या होता है, ये लोग अंडर नरिश्ड होते हैं, इनकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज़, इलनेस इन पे एक तरीके से जो है इम्पैक्ट करती हैं। इनका इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिलता है, डिजीज़ का, इलनेस का, सफ़र करना पड़ता है इन सभी चीज़ों से इन सभी लोगों को। और ये प्रॉपर एफोर्ड भी नहीं कर पाते, प्रॉपर एजुकेशन अपने बच्चों को
यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा पाते, उसका खर्चा भी नहीं उठा पाते लोग। और यही सभी जो इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो इनके पास पैसा ना होने की वजह से इन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी, अल्टीमेटली सोशल एक्सकल्जन, यानी सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इनको एक तरीके से बहुत बेकार ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। देखो आज के ज़माने में पैसा अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर लो, रिस्पेक्ट तो आपको देखने को मिलेगी। तो इनके पास पैसा नहीं होता, बेकार कंडीशन होती है, तो हर कोई इनका फ़ायदा उठाना चाहेगा, हर कोई इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो हमने इसमें ये वाला टॉपिक देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, थोड़ा सा आप देख लो। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या कर रहे हैं। देखो सॉइल का इरोजन हो रहा है, पानी आप एक तरह से क्या कर रहे हो, पानी आप ज़्यादा लगा रहे हो, खेती में इरिगेशन ज़्यादा कर रहे हो, उससे वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। सॉइल यहाँ पर सैलाइन हो जाएगी, यानी कि सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी सॉइल के अंदर। एल्कनाइन बन जाएगी सॉइल, बेसिक बन जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज टेम्पररी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। इससे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है लैंड की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि कैपेसिटी जो है लैंड की वो कम हो जाएगी, वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको दे रखा है झबुआ के स्टडी के बारे में भी, ये मैं आपको सोर्स बेस्ड के अंदर कवर करा दूंगा, वहाँ से आप इसके अंडरस्टैंडिंग ले लेना, इसको समझ लेना, क्योंकि जो भी केस स्टडीज़ आपकी बुक में दे रखे हैं वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने वहाँ पर उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो सोर्स बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर, उनके अंदर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है केस स्टडी मैंने अच्छे से समझा दूंगा वहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर समझ में आ गया, बाकी आपकी बुक में जो केस स्टडीज़ है वो वहाँ से कवर हो जाएँ, तो कोई भी आपका टॉपिक ना छूटे, ठीक है। तो आई होप 2 घंटे नहीं लगे, 1.5 घंटे के अंदर हमने अपनी जो पूरी एक तरीके से बुक है उसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर सारे के सारे 10 चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपको आई होप चीज़ें क्लैरिटी आई होगी, माइंड में पूरी क्लैरिटी मिली होगी। एक बार अगर हम चाहें तो क्विक रिवीजन हम ले सकते हैं सभी चीज़ों का, 5 मिनट के अंदर हम खाली टॉपिक्स देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको माइंड में एक क्लैरिटी मिल जाए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखते हैं, चलो हम ये सब, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला हमारा चैप्टर था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें हमने डेंसिटी क्या होती है वो पढ़ा, पॉपुलेशन अपॉन एरिया होती है, कैसे डेंसिटी हमारी इंडिया की बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 4 हमने फेज देखे, पहले वाले फेज में क्या था, पहले वाले फेज में स्टैग्नेंट है, नेगेटिव है, उसके बाद थोड़ी सी तब भी स्टैग्नेंट है सेकंड वाले फेज में, उसके बाद यहाँ पर तेज़ी से बढ़ेगी, और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ फेज में बढ़ेगी, लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ेगी, और आज भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा हर स्टेट के अंदर अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। अडोसेंट के बारे में जाना कि कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर पे हम गए। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, रहने की जगह होती है, 2 प्रकार की होती है, रूरल अर्बन, इनमें डिफरेंस समझा क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, क्लस्टर्ड देखा, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, डिस्पर्स सेटलमेंट और आइसोलेटेड सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। किसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या एग्जाम्पल है, वो सभी आपको याद रखना है। टाउन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कितने प्रकार के टाउन्स हैं, टाउन्स के बारे में देखा। हर टाउन का हमने थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखा, किस तरीके से मॉडर्न टाउन्स को अंग्रेजों ने डेवलप किया। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखा टाउन्स का, इंडस्ट्रियल, माइनिंग, रिलीजियस एंड कल्चरल, सभी के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर हम तीसरे चैप्टर पे चले गए खेती करने के लिए। सो थोड़ी सी खेती कर लेते हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर हमने यहाँ पर पढ़ा। 3 क्रॉप सीजन होते हैं, खरीफ, राबी एंड जायद, 3 क्रॉप सीजन होते हैं, इनके बारे में पढ़ा, कौन से यहाँ पर कौन सी क्रॉप किसके अंदर आती हैं। फिर हमने देखा भाई कि जो टाइप ऑफ फार्मिंग, 2 प्रकार की फार्मिंग होती है, इरीगेटेड एंड रेन फैड। इरीगेटेड में भी प्रोडक्टिव और यहाँ पर प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव, इसमें ड्राई लैंड, वेट फार्मिंग। फिर फूड ग्रेन्स के बारे में जाना, फूड ग्रेन्स 2 पार्ट में डिवाइड है, सीरियल्स, पल्सेस। सीरियल्स के बारे में हमने देखा, और सीरियल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, राइस के बारे में, वीट के बारे में, कहाँ पर ये उगती है, कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, कितना हम कितना मतलब ये एक तरीके से कितना हम प्रोड्यूस करते हैं, टोटल हमारी जो कल्टीवेशन है उसका कितना परसेंट है, वो हमने सभी का देखा। ज्वार के बारे में, बाजरा, मेज़ के बारे में जाना। पल्सेस के बारे में देखा, पल्सेस आज से आपको खानी है, एनर्जी मिलेगी। फाइबर क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा, कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, जूट का क्या यूज़ है। टी और कॉफ़ी दोनों प्लांटेशन क्रॉप है, कौन कौन सा पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पर इसके अंदर फेमस है,
मतलब जहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेशन होती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर में है, जैसे कि हम मानसून पर डिपेंड है, प्रोडक्टिविटी कम है, पैसा नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, छोटा सा लैंड है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होती पूरी साल भर, कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, लैंड कल जो है देखो डिग्रेडेशन यहाँ पर भी आ गया ना, कल्टीवेबल लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, और वही यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पर पॉल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है, ये हमने देखा पानी को मैनेज करने के लिए हम 4 तरीके, यहाँ पर 4 मेजर्स हम एक तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को रिसाइकल करना, रीयूज़ करना। इन सभी के बारे में हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने लॉज भी लेकर आए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। रिसाइकल रीयूज़ के बारे में हमने देखा कि पानी को हमें रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा, 2 प्रोग्राम लाए गए, हरियाली नीरू मीरू, इनके बारे में समझा कैसे यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे आपको यहाँ पर रेन वाटर को यहाँ पर क्या करना है, सेव करना है, इन सभी के बारे में देखा। फिर हम चले गए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मिनरल्स क्या होते हैं, ये देखिए 2 प्रकार के मिनरल होते हैं। एनर्जी सोर्सेज 2 प्रकार की होती हैं, दोनों के बारे में, दोनों के टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया। कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोलियम के बारे में जाना, नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स के बारे में, उसके बाद सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और यहाँ पर बायो एनर्जी। जो हमारे पास मिनरल हैं उन्हें हमें सेव भी करके रखना है, कंजर्व करना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम मेंटेन करके रख सकें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आया प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमने देखा कि केस स्टडी के बारे में देखा कि किस प्रकार से जो भारमोर रीजन है उसका डेवलपमेंट होता है, और कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या इसमें कंट्रीब्यूशन था, कैसे सोशल बेनिफिट्स थे, इसके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये देखा। हमने केस स्टडी देखी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, स्टेज 1 स्टेज 2 में क्या है, लिफ्ट सिस्टम, फ्लो सिस्टम, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आपको पढ़ना है, इम्पैक्ट तो आपको याद रखना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हमने देखा। उसके बाद कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, वो हमने देखे 7 मेजर्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, थोड़ा घूम के आए फिर हम कि हमें थोड़ा घूम के आना है, थोड़े हम पढ़ लिए काफ़ी ज़्यादा, अब हमें घूम के आना है। तो उसके लिए हमने देखा कि हमने नेशनल हाईवेज़ पे हम घूम के आए, नेशनल हाईवेज़ को देखा हमने। उसके बाद हमने रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी, क्या होते हैं ये, क्या इनके पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे कितने प्रकार के ये होते हैं, कौन सा चीपेस्ट है, किसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को देखा, पर्सनल में, मास में हमने सैटेलाइट को डिस्कस किया। सैटेलाइट 2 प्रकार की, इनसैट और ये दूसरी वाली IRS। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमने जाना कि डायरेक्शन क्या है ट्रेड की, इंडिया का जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। सी पोर्ट्स के थ्रू इंडिया का ट्रेड क्यों मोस्टली होता है, सी पोर्ट्स के यहाँ पर क्या बेनिफिट है, कौन कौन से प्रकार के सी पोर्ट्स हैं, कौन से कोस्ट में ज़्यादा हैं, इन सब के बारे में देखा। एयरपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखा। फिर हम इस वाले में आगे चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, इसमें हमने देखा पोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से वाटर पोल्यूशन क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, क्या इंपैक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल क्या है, क्यों एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ये देखा। फिर हमने प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स को देखा कि प्रॉब्लम ऑफ स्लम किस प्रकार से है, क्यों यहाँ पर ये स्लम में रहने पे मजबूर हो जाते हैं लोग, और यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम से फेस करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर हमने बात करी, और पूरे के पूरे सिलेबस को अब हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट रिवीजन डन हो गया है। आप सभी का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हैप्पी। दोनों वीडियोस आई होप आपने देख ली हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटा वो मान के चलो, चलो आप एक तरीके से 2 घंटे की वीडियोस को मान लो, बिकॉज 45 मिनट ज़्यादा है उसमें, और इसको भी आप मान के चलो एक तरीके से कितने, 1.5 घंटे। तो 3.5 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो दोबारा देख लेना स्पीड में लगा के, और इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। नोट्स आपको मैं वहाँ पर डाल दूंगा, सभी के सभी नोट्स को पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स हैं, काफ़ी आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। सारी की सारी वीडियोस बहुत काम की हैं, वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, बिकॉज बहुत ही मेहनत करके वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सभी के लिए। अच्छे से एग्जाम को करके आना है, पढ़ते रहो। बाकी और भी वीडियोस आएंगी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की,
ठीक है, इनको मैं अपलोड करूँगा। एक अगर पॉसिबल होगा तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी मैं लेकर आ जाऊँगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का जो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रिवीजन हमारा पूरा हो चुका है। सो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।